नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह। स्वागत है आप सभी का जीएस साधना के प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर्स की अगली क्लासेस लेकर के। इस क्लासेस में जैसे वीकली करंट अफेयर्स हम लेकर के आते हैं, तो हम फिर से वीकली करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। और इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में ये तीसरी करंट अफेयर्स की श्रृंखला दिसंबर की। मान के चलिए जब आपका पेपर होगा मई के आसपास, तो एक 6 वीक की करंट अफेयर्स आपकी तैयार हो जाएगी। और इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है बची हुई करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने की। उसमें हम ऐसा करेंगे कि विजन कोचिंग जो है, विजन आईएएस कोचिंग है, उसमें कुछ अपनी बुक्स लेकर के आती है, उनकी समीक्षा हम करेंगे और उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, तो जनवरी से जब उनकी बुक पब्लिश होगी उसी के साथ हम उसको डिस्कस करेंगे इसी चैनल पे, जिससे हम करंट अफेयर्स पेपर तक जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाए। ठीक है, और हिस्ट्री आपकी चली रही है। मान चलिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, 4 टॉपिक मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि आपके पेपर के पहले ये 4 टॉपिक आपके तैयार हो जाए। करंट आप तैयार करके लेकर के जाएंगे, तो एक पूरा बैगेज आप तैयार करके लेके जाएंगे पेपर में, जिससे पेपर को आप जल्दी आप अच्छे से बीट कर सकते हैं। तो बिल्कुल समय न गवाते हुए अपनी पूरी योजना मैंने आपको बहुत जल्दी से विस्तार से बता दी है और वीकली करंट अफेयर्स के तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी पहली करंट अफेयर्स की श्रृंखला को। तो हाईलाइटर देते हैं, ज्यादा बेटर रहता है हाईलाइटर देना एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं। समय कब आएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और पहली क्लास में हमने देखा है युवा सहकारी स्कीम पर। ये युवा सहकार है क्या? तो जो हमारे हाल ही में जो सहकारी मंत्री ने लोकसभा में युवा सहकार योजना के बारे में जानकारी दी है। अच्छा, सहकार का मतलब है, यहाँ पर कॉपरेटिव्स की बात हो रही है। ठीक है, कॉपरेटिव्स कौन से होते हैं? तो कॉपरेटिव का नाम लेते ही हमारे दिमाग में 2 अलग अलग संस्थाएं आती हैं। जैसे एक आती है अमूल और एक आती है इफको, दोनों कॉपरेटिव संस्थाएं हैं। एक्चुअली होता क्या है कि कॉपरेटिव को सहयोग देना सरकार की एक तरीके से मैं मानता हूं कि जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि कॉपरेटिव्स को जब सहयोग मिलेगा तो कॉपरेटिव्स क्या होते हैं, कई सारे लोग आपस में संगठित मिलते हैं और मिलते हैं, मिलने के साथ वो किसी ना किसी इंस्टीट्यूशंस को या वर्ग को एस्टैब्लिश करते हैं। फिर वो वर्ग जितना प्रॉफिट कमाता है वो भी आपस में क्या होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक तरीके से मान लीजिए 5 लोग आए, 6 लोग आए, इन 6 लोगों ने कहा कि हम सब मिलकर के ऐसा करते हैं कि हम लोग एक डेयरी प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये डेयरी प्रोडक्ट स्टार्ट करने के बाद इसको ये लोग मार्केट में लेकर के जाएंगे। मार्केट में लेने के बाद फिर इस पे इनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और जो प्रॉफिट होगा इसको ये आपस में क्या करेंगे, 6 भागों में बांट करके आपस में शेयर कर देंगे। इससे होगा क्या? इससे होगा, पहली बात तो हम जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। ठीक है, हो रही है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ यहां पर क्या होता है कि इन लोगों के बीच में एक सहयोग की भावना भी आती है ना। जैसे आजकल ग्रामीणों में काफी ज्यादा समस्या आ रही है कॉपरेटिव चीजों को लेकर के। कॉपरेटिव चीजों को लेकर के मतलब जैसे भंडारण की समस्या सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है गांव में। हो रही कि नहीं हो रही है? क्योंकि आपने क्या किया कि चीजों का उत्पादन किया, उत्पादन करने के बाद आपके पास रखने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। तो वहां पर भी अगर ये लोग, जितने गांव के लोग हैं, एक कॉपरेशन में काम करें, सहकारी समितियां बना लें, जिसमें उनका जितना अनाज होगा वो एक पर्टिकुलर एरिया में संरक्षित कर दिया जाएगा, और फिर जिससे आज भारत में सबसे बड़ी समस्या जो कोल्ड स्टोरेज की है उससे भी इसी सहकारिता से निपटा जा सकता है। तो इस तरीके से भारत की सरकार ने भारत में जितने सहकारी हैं, सहकारी संस्थाएं हैं, उनको बिल्डअप पावर दिया है। ठीक है, क्या बिल्डअप पावर दिया है कि उन्होंने क्या किया है कि लोकसभा में युवा सहकार योजना को क्या किया है, उन्होंने पेश किया है। इसमें क्या है, इनको लॉन्ग टर्म का लोन प्रोवाइड किया जाएगा 5 वर्ष तक। ठीक है, और 5 वर्ष तक का इनका लोन प्रोवाइड किया जाएगा और इसमें इनको इंटरेस्ट पर सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी। एक्चुअली जो लोन इनको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा। इसके अलावा सब्सिडी भी इनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। और तो और मान लीजिए अगर ये अपनी जो सहकारी समितियां हैं, इन समितियों को ये नॉर्थ ईस्ट में एस्टैब्लिश करती हैं या फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश करती हैं, तो इनको अलग से छूट मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से 2% का इन्होंने क्या किया है कि यहां पर इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है। ठीक है, अर्थात 2% को इन 5 जो दीर्घकालीन ऋण इनको मिलेगा 5 वर्ष के लिए, उसमें 2% की कह सकते हैं ब्याज, इन्होंने ब्याज पे छूट प्रदान की है 2% की। एक तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि ऋण की अवधि जो 5 वर्ष की थी उसमें 2% की इन्होंने छूट प्रदान की है। मान लीजिए अगर 10% का इंटरेस्ट लग रहा था तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, 8% का प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा कुछ सब्सिडी भी मान लीजिए 3% की प्रोवाइड कर दी, तो ओवरऑल इनको जो लोन मिलेगा 5 साल के लिए वो जो 5% का मिलेगा, जो बहुत अच्छा कम इंटरेस्ट रेट पे इनको चीजें मिल जाएंगी, जिससे ये और ग्रो अप कर सकेंगे। और तो और अगर ये अपनी सहकारी समितियों को नॉर्थ ईस्ट या फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश करती हैं तो इनको अलग से भी छूट दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारी सरकार ने युवा सहकार स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, और लॉन्च कहां पर किया है, लोकसभा में। ठीक है, और इसके लोन का टेन्योर कितना होगा, 5 साल, 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा और सब्सिडी भी मिलेगी।
ठीक है। और अगर नॉर्थ ईस्ट में या फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में अपनी समितियों को ये लॉन्च करते हैं तो इनको अलग से छूट प्रोवाइड की जाएगी। अब आता है थाईलैंड ने इंट्रोड्यूस किया है ई वीजा इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए, ठीक है। थाईलैंड ने घोषणा की है, कब से करेगा तो 1 जनवरी 2025 से भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए थाईलैंड में ई वीजा उपलब्ध होगा। देखिए एक्चुअली 2010 में इंडिया ने शुरू किया था वीजा फॉर टूरिस्ट अराइवल, ठीक है। और फिर इस वीजा को, टूरिस्ट वीजा को इंडिया 2014 के आसपास कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन से जोड़ देती है। अर्थात आप दो चीजें होती हैं, आप जब भी वीजा बनवाने जाते हैं तो आपको सबसे पहले अप्लाई करना होता है, फिर क्या होता है कि पर्टिकुलर जगह पर जाकर के आपको ऑथेंटिकेशन करना होता है। आपकी फोटो ली जाती है, कई सारी डिटेल्स ली जाती हैं, क्यों जाना है, पर्पस पूछा जाता है, अलग अलग चीजें होती हैं। तो जो आपको जाना पड़ता है एम्बेसी में, है ना, उस कंट्री की एम्बेसी में जाकर के आपको वीजा के लिए बात करनी पड़ती है। तो भारत के जिन देशों के साथ संबंध अच्छे थे उनके साथ एम्बेसी में जाने की बजाय ऑनलाइन ही वो ऑथेंटिकेशन हो जाता है। इसको हम कहते हैं ई वीजा। क्या कहते हैं? ई वीजा। अर्थात आपको एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन उसका ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हैं। ये ई वीजा है, ये सभी कंट्रीज के साथ नहीं अवेलेबल होता है। जिन दो कंट्रीज के बीच में अलायंसेस अच्छे होते हैं उनके बीच में क्या होता है, ये ई वीजा का सिस्टम होता है। तो थाईलैंड ने, जैसे भारत ने में ई वीजा का सिस्टम है, वैसे ही इंडिया के लिए भी ई वीजा को क्या किया है, ई वीजा इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो वीजा होता है ये नॉन एक्सटेंडेड और नॉन कन्वर्टेबल होता है। मतलब अगर ये वीजा आपने 30 दिन के लिए अप्लाई किया है तो वो 30 दिन के लिए ही रहेगा, आप उसको 60 दिन में चेंज या एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसके अलावा नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आप स्टूडेंट वीजा या फिर टूरिस्ट वीजा लेकर के गए हैं तो उसको आप स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने ई वीजा लेके रखा है। इसलिए ये जो वीजा होता है ये नॉन एक्सटेंडेबल और नॉन कन्वर्टेबल होता है। और 1 जनवरी 2025 से भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए थाईलैंड का ई वीजा क्या होगा, उपलब्ध होगा, जबकि भारतीय यात्रियों के लिए मौजूदा 6 दिवसीय वीजा की छूट भी मिलेगी। ई वीजा प्रणाली भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई थी। कब शुरू की थी? 2014 में, वीजा फॉर टूरिस्ट अराइवल में। और फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से जोड़ दिया था। उससे क्या हुआ था, ई वीजा प्रचलन में आया था। इसमें क्या होता है, यात्रियों को भारतीय दूतावास या किसी अन्य कॉमर्शियल एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और ऑनलाइन आवेदन करके अपने वीजा को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे वीजा को आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत सरल हो जाती है। किसमें? ई वीजा में। तो थाईलैंड ने इंट्रोड्यूस किया है ई वीजा इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए, ठीक है। अगला नेशनल पंचायत अवार्ड, ठीक है। ये द नेशनल पंचायत अवार्ड कन्फरमेंट सेरेमनी 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। पंचायत राज ने क्या किया है, नेशनल पंचायत अवार्ड को कंडक्ट किया है। कहां पर? विजय भवन में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। एक्चुअली हम जानते हैं कि हमारे सस्टेनेबल गोल कितने हैं, 17 सस्टेनेबल गोल हैं। इन सस्टेनेबल गोल्स पे, ठीक है, जो हमारे लक्ष्य है, समावेशी लक्ष्य है, इनमें कौन सी पंचायत, ग्राम पंचायत कितना अच्छा काम कर रही है उसके बेस पे कौन सा अवार्ड दिया जाता है, नेशनल पंचायत अवार्ड। और इसमें सबसे ज्यादा किसकी बात की जाती है, तो 9 मुख्यतः एसडीजी गोल्स पे कौन कितना अच्छा काम कर रहा है उसके बेस पे ये नेशनल पंचायत अवार्ड प्रदान किया जाता है। लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है कि एसडीजी की प्राप्ति में पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करना। कहने का मतलब यह है कि एसडीजी गोल को प्राप्त करने के लिए किस ग्राम पंचायत ने कितना अच्छा काम किया है उसकी तुलना हम करते हैं किसमें, नेशनल पंचायत अवार्ड में। तो अब कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार किसको मिला? अब इसमें पुरस्कार में स्टेट को याद रखिएगा, अर्थात किस प्रदेश को मिला है, तो इसमें महाराष्ट्र को मिला है और उड़ीसा को मिला है और उत्तर प्रदेश को मिला है, ठीक है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार मिला। और ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार में किस प्रदेश को मिला है, तो इसमें भी महाराष्ट्र, उड़ीसा, लेकिन अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जगह क्या आ गया है, त्रिपुरा, ठीक है। कार्बन न्यूट्रल के लिए महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, और ग्राम ऊर्जा के लिए महाराष्ट्र, उड़ीसा और त्रिपुरा है, ठीक है। पंचायत कश्मांडा निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार, तो ये इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम केरला, महाराष्ट्र और उड़ीसा को दिया गया है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट आ सकता है कि नेशनल पंचायत अवार्ड
क्या है, कहां पर कंडक्ट हुआ था, कौन सी मिनिस्ट्री इसको कंडक्ट कराती है, और इसमें कितने एसडीजी गोल्स पे बात होती है। तो मुख्यतः 9 एसडीजी गोल्स में किसने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, इस चीज का आकलन किया जाता है किसमें, नेशनल पंचायत अवार्ड में। ठीक है, और इसकी बात हम कर चुके हैं कि किसको कितना कितना अवार्ड मिला था। ठीक है, जैसे कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार में महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है। ठीक है, और ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार में महाराष्ट्र, उड़ीसा और त्रिपुरा को मिला है। ठीक है, अब ये क्यों मिला है कार्बन न्यूट्रल, तो इन्होंने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में अपना योगदान दिया है। और ऊर्जा की बात है तो यहाँ पर स्थायी ऊर्जा प्रथाओं को महत्व दिया गया है। पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार में केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा को। तो कुल मिलाकर के इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है, महाराष्ट्र ने और उड़ीसा ने, क्योंकि यहाँ पर हमको महाराष्ट्र और उड़ीसा हर जगह देखने को मिल रहा है, चाहे वो कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार हो, चाहे वो ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पुरस्कार हो, या चाहे पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार किसको मिला है, तो यह पुरस्कार गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल स्वच्छता, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इन सब चीजों के बेस पर आकलन करने के बाद दिया जाता है। और इसमें पुरस्कार विजेता कौन रहा है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। तो कुल मिलाकर के आपको कार्बन न्यूट्रल और ग्राम ऊर्जा और पंचायत क्षमता निर्माण ये तीन तो आपको याद ही रखने, जिसमें बहुत इजी है। कैसे, महाराष्ट्र, उड़ीसा तीनों में है, कार्बन न्यूट्रल में यहाँ पर यूपी जुड़ जाएगा, ग्राम ऊर्जा में यहाँ पर त्रिपुरा जुड़ जाएगा, और पंचायत क्षमता निर्माण में यहाँ पर केरला जुड़ जाएगा। विज्ञान भवन में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, और 9 एसडीजी गोल पर ज्यादा विशेष महत्व दिया गया है। किसने एसडीजी गोल को प्राप्त करने में सबसे ज्यादा योगदान दिया है, उसके बेस पर ग्राम पंचायत अवार्ड, नेशनल पंचायत अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सौराष्ट्र फॉसिल द्वीप। ठीक है, तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रायद्वीप में देखिए एक चीज तो आप लोग जानते होंगे, मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाते समय जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि मानव का जो उद्भव हुआ है ये माना जाता है कि वो अफ्रीका से हुआ है। ठीक है, इसे कहते हैं आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। और सारे मानव ने या सारी सभ्यताएं अफ्रीका में मानव का उद्भव हुआ। ठीक है, और फिर यहां से अन्य सभी जगह पर ये प्रसारित हुई हैं। ठीक है, अर्थात मानव का उद्भव कहां पर हुआ है, अफ्रीका में हुआ है, फिर अफ्रीका से ही अलग अलग जगह पर ये विचरण किए हैं और वहां से फिर इन्होंने अपनी अलग अलग सभ्यताओं को विकसित किया। अब यहां पर आता है कि भैया अफ्रीका में तो हुआ है, चलिए मान लिया, इसको आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी भी दिया गया है क्योंकि कुछ प्रमाण मिले थे। लेकिन उसके बाद यहां पर जब अफ्रीका से ये निकले हैं तो यहां पर दो थ्योरी आती है कि ये कोस्टल या फिर कैसे आए थे। अर्थात ज्यादातर में हम देखते हैं कि ये नदी कोस्टल एरिया में ज्यादा मिलते हैं, तो एक निर्णय निकाला गया कि भैया इन्होंने क्या किया कि नदी रास्ते के द्वारा इनका मिश्रण हुआ होगा और फिर ये कोस्टल एरिया पर पहुंचने के बाद अपनी सभ्यताओं का विकास करते हैं। लेकिन अभी गुजरात से जो फॉसिल्स मिले हैं उसने उस थ्योरी को नकार दिया है। ठीक है, हुआ क्या है कि गुजरात के सौराष्ट्र प्रायद्वीप में पुरातात्विक स्थलों पर एक अध्ययन से एक सिद्धांत पर सवाल उठा है कि मानव जो थे वो केवल तटीय मार्गों से ही प्रवास करते थे। अर्थात मानव जो था तो वो समुद्र या नदी का जो तटीय मार्ग था उसी के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था। कहने का मतलब ये है, क्या मतलब है सर का कहने का, तो सर का कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है और आपको यहां जाना है यहां से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि यहां पहले आएंगे, समुद्र के किनारे चलते 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 तब आप यहां पहुंचेंगे। आपने क्या किया, यहां से यहां पहुंचने के लिए सीधा मार्ग लेने की बजाय आपने तटीय मार्ग का अनुसरण करते हुए आप यहां पहुंचे हैं। यही थ्योरी थी कोस्टल थ्योरी, जिसमें था कि मानव विचरण करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए प्रायः तटीय मार्गों का इस्तेमाल करता था। लेकिन हुआ क्या है, जब गुजरात से फॉसिल्स मिले हैं और इन फॉसिल्स में चर्च, जस्पर, पत्थर, अलग अलग चीजें मिली हैं और ये चीजें में कहीं भी तटीय चीजों का, सीप या कह सकते हैं मछली, इन सब चीजों का अंकन देखने को नहीं मिला है। अर्थात इन सब चीजों के प्रमाण नहीं मिले हैं। भाई अगर तटीय मार्ग का आप अनुसरण करेंगे तो तटीय मार्ग में सीप या तटीय मार्ग से संबंधित जो पत्थर होते हैं, क्योंकि तटीय मार्ग में जो पत्थर होते हैं वो अक्सर चिकने होते हैं, लेकिन यहां पर जो पत्थर मिले थे वो थोड़े नुकीले और धारदार मिले थे, जो स्पष्ट करता है कि ये जरूरी नहीं है कि ये तटीय मार्ग का अनुसरण करते थे। ये अंदर के मार्ग से भी, अर्थात तटीय मार्ग की बजाय सीधे सीधे मार्ग से भी, अंदर से भी होकर के ये उस मार्ग का भी अनुसरण करते होंगे। तो मानव केवल तटीय मार्गों से ही प्रवास करते थे। गुजरात के सौराष्ट्र में भादर और अजी नदियों घाटी में ने क्या किया है, इस सिद्धांत को नकार दिया है। भादर और अजी नदी घाटियों में खोजे गए उपकरण, चर्च, जस्पर, इन सब जैसी सामग्रियों में क्या हुआ था कि ये सबूत मिला कि ये तटीय निवास का इनके पास कोई भी सबूत नहीं है। और ये मध्य पूरा पाषाण काल युग कलाकृतियों की आयु लगभग इनकी आयु कितनी थी, वो 56,000 से 48,000 वर्ष पूर्व के आसपास मानी गई है। ठीक है, यही कोस्ट और इनलैंड माइग्रेशन थ्योरी। ठीक है, ये माइग्रेशन थ्योरी क्या है,
तो ये माइग्रेशन थ्योरी यही है। ब्रिटिश पुरातात्विक पॉल मेलर्स ने सुझाव दिया कि मनुष्य पूरा पाषाण काल के दौरान तटीय मार्गों के माध्यम से अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया चले गए। यह सिद्धांत भारत में स्वराष्ट्र के तट पर धार ब्लेड जैसे औजारों जैसे देर पूरा पाषाण काल की कलाकृतियों की उपस्थिति की भविष्यवाणी करता है। लेकिन नए अध्ययन ने जो स्वराष्ट्र में हमें पुरातात्विक स्रोत मिले, उन्होंने संकेत दिया कि प्रारंभिक मानव बस्तियां मुख्य रूप से अंतर्देशीय थी, अर्थात तटों से दूर अंदर स्थित थी, और सौराष्ट्र में कोई बाद का पूरे पाषाण काल की कलाकृतियां नहीं मिला है। अर्थात ये इनका जो माइग्रेशन होता था वो कंपलसरी नहीं है कि कोस्टल से हो, ये क्या होता था, इनलैंड से भी माइग्रेशन इनका देखने को मिलता है। तो जो सौराष्ट्र में फॉसिल मिले हैं वो कोस्टल थ्योरी को नकार देते हैं, और ये जो मानव थे उसने इनलैंड माइग्रेशन किया है, इसको स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक्सटर्नल लोन प्रोवाइड किया है पीवीटीज को। पीवीटी क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं, पार्शियली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। देखिए एक चीज होती है, ठीक है, अब होता क्या है, एक चीज होती है एसटी, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है एसटी का, ट्राइब्स का, ठीक है, और ट्राइब्स में भी कौन सी आती है, तो एक कॉन्सेप्ट आता है ट्राइब्स का, ये मान लीजिए ट्राइब्स है, और इन्हीं ट्राइब्स में भी कुछ ट्राइब्स कौन सी होंगी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगी अर्थात एसटी होंगी। इनमें से भी जो बीच में होती हैं वो कौन सी होती हैं, पीवीटीजीज, पार्शियली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, अर्थात जनजातियां कई सारी होती हैं। उन जनजातियों में से कुछ ही जनजातियां होंगी जिनको एसटी का दर्जा मिलता है, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलता है, और उन शेड्यूल्ड ट्राइब की जनजातियों में कुछ ही जनजातियां होती हैं जिनको पीवीटीज का ग्रुप मिलता है। अच्छा, इनके लक्षण क्या होते हैं, तो इनके लक्षण में सबसे पहला लक्षण यही होता है कि ये प्राचीन काल के इकोनॉमिक चीजों का यूज करते थे, ठीक है, प्री हिस्टोरियन एग्रीकल्चर का यूज करते थे, जैसे बांस के चीजों को बनाना, ठीक है, अर्थात खेती पर इनका उतना ज्यादा ध्यान नहीं होता है, उससे इतर चीजों का ध्यान होता है। इसके अलावा क्या चीजें होती हैं, इसके अलावा इनकी लिटरेसी रेट कम देखने को मिलती है। इसके अलावा क्या मिलता है, इसके अलावा इनकी पॉपुलेशन में एक डिक्लाइन का मतलब इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन ट्रेंड देखने को मिलता है, किसमें, पीवीटीजीज में। तो हुआ यह है कि ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या किया है, ओडिशा गवर्नमेंट ने IF 734.6 करोड़ रुपए का क्या किया है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में से लोन लिया है। एक्चुअली हुआ क्या है, ओडिशा में एक प्रोग्राम चल रहा है, पीवीटीजी एम्पावरमेंट एंड लिवलीहुड प्रोग्राम। क्या चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, पीवीटीजी एम्पावरमेंट एंड लिवलीहुड प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम के लिए इन्होंने क्या किया है, जो आपका इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, ये क्या चीज है, ये यूएन की एक संस्था है जिसकी स्थापना 1977 के आसपास हुई थी, और इनका मुख्यालय इटली में है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये लोन प्रोवाइड किया है, ठीक है, किसने, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड ने उड़ीसा गवर्नमेंट को पीवीटीजी इंप्लीमेंट एंड लिवलीहुड जो प्रोग्राम है उसके लिए 734.86 करोड़ रुपए, ठीक है। अब पीवीटीजी क्या है, तो ये सब कैटेगरी है शेड्यूल्ड ट्राइब की इंडिया में, और ये ट्राइबल ग्रुप्स को डिनोट करती है। अब एक्चुअली भारत में कुल पीवीटीजी की संख्या लगभग 75 के आसपास में, जिसमें बहुत बड़ी संख्या उड़ीसा में मिलती है, जिसमें से 13 पीवीटीजी ग्रुप जो है वो कहां पर देखने को मिलते हैं, उड़ीसा में देखने को मिलते हैं, जो एक बहुत बड़ी संख्या, हाईएस्ट नंबर एमंग ऑल स्टेट, अर्थात सभी राज्यों में सबसे ज्यादा पीवीटीजी ग्रुप की संख्या कहां पर देखने को मिलती है, हमको उड़ीसा में देखने को मिलती है, ठीक है। कौन कौन से, बिरोर है, बोंडो है, चुतिया है, गुंजी है, लिदिया है, दोंगारिया है, कोंडो हिल है, कनारा है, जुंग है, कुथियाकोंड है, लंजिया है, ठीक है, लोधा है, मैंगिंदा है, पौंडीभुयान है, सोरा है, ये सारे पीवीटीजी ग्रुप हमको देखने को मिलते हैं कहां पर, उड़ीसा में। ओडिशा सरकार ने पीवीटीजी के दूसरे चरण को लागू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष से 734.86 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त करने की योजना बनाई है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के बारे में पीवीटीजी भारत में अनुसूचित जनजातियों की एक उपश्रेणी है। इसका वर्गीकरण प्राथमिकता समर्थन की आवश्यकता वाले लुप्तप्राय जनजातीय समुदायों की पहचान करने में मदद करना है। कुल मिलाकर के जो पीवीटीजी ग्रुप है उनकी सहायता करने के लिए ही ओडिशा सरकार ने पीवीटीजी एम्पावरमेंट एंड लिवलीहुड प्रोग्राम लॉन्च किया था। और ओडिशा को पीवीटीजी का घर कहा जाता है। क्यों घर कहा जाता है? क्योंकि भैया भारत में जितने राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा पीवीटीजी ग्रुप कहां पर मिलते हैं? ओडिशा में मिलते हैं, 13 मिलते हैं, और हैं कितने कुल भारत में? 75। ठीक है, इसको हमने देखा। अब बात करते हैं डिजर्ट नाइट की। ठीक है, डिजर्ट नाइट ये एक्चुअली युद्धाभ्यास हुआ है। ये कौन सी है? इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में कौन सा है? एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। ये देखिए जहाज उड़ रहा है, तो ये क्या है? वायुसेना की एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, जो कहां पर है? त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास है। ठीक है, और कहां पर? अरब
अरब सागर के ऊपर संचालित हुई है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाना और जटिल युद्ध परिदृश्यों के दौरान बेहतर, कहने का मतलब यह है कि अपनी क्षमता को और अधिक बढ़ाना। इसके अलावा क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में या तीनों देशों के बीच में पहली बात तो उनकी अपनी टेक्नोलॉजी के अलावा कह सकते हैं कि टेक्निक ट्रांसफर के लिए ये सब चीजें होती हैं। और सबसे बड़ी बात है जियोपॉलिटिक्स में दोनों कंट्रियों के बीच में भी एक कह सकते हैं कि पावर और अलायंस जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, सॉफ्ट पावर भी इनके बीच में क्या होती है? मजबूत होती है। ठीक है, तो डिजर्ट एक्सरसाइज अरेबियन सी के ऊपर इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में कंडक्ट हुई है। इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात आती है एज एक्सटेंट। तो आईआईटी दिल्ली ने क्या किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ऐसे कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स का खोज की है जिससे एजिंग को कम किया जा सकता है। ठीक है, आजकल बूढ़ा कौन होना चाहता है? कोई नहीं होना चाहता है। तो इससे क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत अच्छे, मतलब इसका जो रेशियो है, सक्सेस रेशियो है, वो भी लगभग 80 से 90% तक है और ऐसे मॉलिक्यूल्स के खोज करती है जिससे आपकी एजिंग क्या होती है? वो डिक्रीज होती है। उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंड। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक्स एजेंट विकसित किया है। ये जीरो प्रोटेक्टिव एंटी एजिंग गुणों वाले मॉलिक्यूल्स की पहचान करने के लिए एआई आधारित उपकरण है। ठीक है, जैसे अब ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं मेलाटोनिन, कार्नोसिन, मेटाफार्मिन, ठीक है, रेपामाइसिन और निकोटिनामाइड। ये सारे जो होते हैं एंटी एजिंग ग्रुप्स होते हैं। इनको ये क्या करेगी? ढोलेगी। ये पारंपरिक तरीकों की तुलना में व्यवहार अणुओं की पहचान के लिए समय कम करता है और ये क्या कुल मिलाकर के इसकी खोज किसने की है? आईआईटी दिल्ली ने की है। और ये क्या करेगा? ऐसे मॉलिक्यूल्स का खोज करेगा जो एजिंग को क्या करेंगे? कम करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सभी जानते हैं उस्ताद जाकिर हुसैन जी के बारे में। हम जब किसी भी चीज से जुड़ जाते हैं तो वो चीज पहचान बन जाती है। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इतनी महानता प्राप्त की है कि वो चीज उनकी पहचान बन गई है। जैसे सचिन तेंदुलकर, मैच की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में किसका नाम आता है? तेंदुलकर जी का आता है। ठीक है, उसी तरीके से सितार वादक में भी नाम आता है और उसी तरीके से जब हम तबला सोचते हैं तो तबले में अगर आप कोई भी किसी का नाम जानता हो ना जानता हो, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो जाकिर हुसैन साहब के बारे में परिचित नहीं होगा। ठीक है, और इनके फादर उस्ताद अल्लाह रखा थे। अब इनके बारे में तो मैं कहता हूं कि 40 मिनट की तो एक वीडियो बन सकती है, क्योंकि इन्होंने इतनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं जिनको एक स्लाइड में बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को अभी 66 जो ग्रैमी अवार्ड हुआ था, इसमें 3 ग्रैमी अवार्ड अकेले इनको मिला था। ये कहां पर हुआ था? फरवरी 2024 में जब ग्रैमी अवार्ड हुआ था तो इसमें इनको बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए और बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। ठीक है, इसके अलावा संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी इनको मिलता है। कब मिलता है? 1997 में। पद्म अवार्ड भी इनको मिलता है और इसमें पद्म अवार्ड में पद्मश्री 1988 में मिलता है, पद्म भूषण मिलता है 2002 में और पद्म विभूषण मिलता है इनको 2023 में। इसके अलावा संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप अवार्ड भी इनको मिलता है। कब मिलता है? 2019 में। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको मिल चुका है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने रविशंकर, अली अकबर खान और शिव कुमार शर्मा सहित भारत के महान प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया है। ठीक है, इनका हाल ही में देहांत हो गया है और भारत ने कह सकते हैं कि एक मणि खो दी है। ठीक है, ग्लोबल कोलैबोरेशन में हमने देखा है कि जाकिर हुसैन साहब ने शक्ति एक म्यूजिकल ग्रुप खोजा था और जब इनसे पूछा गया कि आप अपने आप को म्यूजिक में किस तरीके से देखते हैं तो इनका सादापन दिखाता है कि ये कितने महान थे। इन्होंने कहा कि संगीत एक समुद्र के समान है जिसमें मैं एक छोटा सा नाविक हूं, इससे बड़ा मैं कुछ नहीं। ठीक है, तो इन्होंने शक्ति ग्रुप को ढूंढा। 1984 में इन्होंने अपना कह सकते हैं कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। ठीक है, और 1984 में उन्होंने अपना खुद का परक्यूशन समूह जाकिर हुसैन रिदम एक्सपीरियंस शुरू किया। 1996 में वो अटलांटा में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में उन्होंने संगीत दिया था। ठीक है, बहुत कुछ किया है। इनके बारे में पढ़ने चलेंगे तो मतलब बहुत कुछ खो दिया भारत ने जाकिर हुसैन के रूप में। तो लोकेशन, अगला लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कर्ज स्टेट, इसको आप अपने आप देखिएगा कि कर्ज स्टेट है कहां। मैं थोड़ा सा इंडिकेशन दे देता हूं कि जब आप देखेंगे तो ब्लैक सी देखेंगे, ब्लैक सी के ऊपर सी ऑफ अजूब देखेंगे, यहां पर क्रीमिया देश मिलेगा, क्रीमिया देश से जुड़ा हुआ रशिया मिलेगा और इसके ऊपर आपको यूक्रेन मिलेगा। यहां पर जो क्रीमिया और रशिया को जोड़ रहा है वहां पर आपको मिलेगा क्या?
कर्ज स्टेट। ठीक है, तो हुआ क्या है, जो कर्ज स्टेट है वहां पर 2 रूसी तेल टैंकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में तेल का रिसाव हो गया। ये क्षेत्र जो है पूर्वी यूरोप में स्टेट जो है वो काला सागर और सी ऑफ अजोव को अर्थात ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को आपस में जोड़ता है। कौन? कर्ज स्टेट। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इसी वजह से आपके साथ डिस्कस किया किसको? कर्ज स्टेट को। ठीक है, अगला चलते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे जलवाहक स्कीम। ठीक है, जलवाहक स्कीम लॉन्च हुई है। ठीक है, हाल ही में गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के किनारे पर राष्ट्रीय जलमार्ग में तो जलवाहक स्कीम लॉन्च किया है। एक्चुअली हुआ क्या है कि बहुत सारे मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें हम लोग बात करते हैं रोड की, जिसमें हम लोग बात करते हैं रेलवे की, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि प्लेन्स की, और जिसमें हम लोग बात करते हैं शिप की। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा यातायात के संसाधनों में किसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो उसमें रेलवे आता है और फिर उसके बाद रोड आता है। जबकि ऐसा नहीं है, भारत में इतनी ज्यादा नदियां हैं कि भारत में इंटरवे ट्रांसपोर्ट भी नदियों के द्वारा हो सकते हैं। और भारत क्यों प्रयास कर रहा है कि हम इंटरवे ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर रहें? क्योंकि पहली बात तो है कि इससे पॉल्यूशन बचेगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पॉल्यूशन एक बिल्कुल बिल्कुल कम हो जाएगा, बिल्कुल कम नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक काफी मात्रा में कह सकते हैं कि पॉल्यूशन बचेगा, है ना। क्यों? क्योंकि डीजल आदि चीजों का यूज होगा, और जब इन सब चीजों का यूज होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन करेगा, और हमारा लक्ष्य भी है कि हम पॉल्यूशन को कम करें। तो इसीलिए, और सेकंड चीज क्या होती है कि कॉस्ट भी कम आती है ना। शिप से ट्रांसपोर्टेशन का यूज करने पर जो कॉस्ट आती है वो काफी कम होती है, जबकि रेलवे में और बाय रोड मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करने पर क्या होता है कि जो कॉस्ट आती है वो ज्यादा आती है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट ज्यादा आएगी तो पैसा कहां से देगा भाई? है, पैसा तो आपकी जेब से जाएगा, तो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का रेट भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। हाई हो जाएगा तो फिर क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगा, और इन्फ्लेशन का जो कह सकते हैं प्रेशर किसके ऊपर आएगा? पब्लिक के ऊपर आएगा, और जब प्रेशर पब्लिक के ऊपर आएगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्रिटिसाइज होगी। इसीलिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में किसका इस्तेमाल किया जाए, तो वो नदियों का इस्तेमाल किया जाए। भाई वैश्विक स्तर पे तो हम जहाजों का यूज करते हैं, लेकिन भारत में इतने ज्यादा नदियां हैं कि हम वास्तव में उन नदियों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में कर ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए भारत सरकार ने जलवाहक स्कीम को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो जल मार्गों की व्यापार क्षमता है इसको बढ़ाना है। ठीक है, जिससे क्या होगा? इसकी लागत कम होगी और सड़क और रेल नेटवर्क को कम किया जाएगा। भाई इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है ना। हम चलते हैं और चलने के बाद हम देखते हैं कि काफी ज्यादा जाम लग रहा है, काफी ज्यादा चीजें हो रही हैं, चीजें देर में भी पहुंचती हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका है रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन रोड पे, उसको भी कम करने का प्रयास किया गया है जलवाहक स्कीम के तहत। और इसमें है क्या? इसमें 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर अगर आप माल परिवहन करते हैं, ठीक है, तो जितनी आपकी लागत होगी उसका 35% बेयर कौन करेगा? गवर्नमेंट बेयर करेगी। ठीक है, 300 किलोमीटर वाटर वे अगर आप यूज करते हैं तो उसमें जितना पैसा आता है वो 35% आपको क्या हो जाएगी? रीइंबर्स हो जाएगी। उसके बाद क्या है? ये एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि यहां से आप क्या कर सकते हैं कि कोलकाता, पटना, वाराणसी अलग अलग जगह पर आसानी से क्या कर सकते हैं कि सामान को पहुंचा सकते हैं। तो अब भारत में देखिए कुल एनएच सबसे बड़ी कौन सी है? तो नेशनल वाटर वे 1 है, जिसकी कितनी डिस्टेंस है? 1620 किलोमीटर है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर को जोड़ती है। ठीक है, उसके बाद एक ब्रह्मपुत्र रिवर पे वो लगभग 891 किलोमीटर है। इस तरीके से NH1, NH2, NH3 सॉरी NW1, NW2, NW3, NW4, NW10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वाटरवेज हमारे पास हैं। लेकिन इन 13 वाटरवेज में हम किसी का भी इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इंटेंसिव प्रोग्राम इसको कह सकते हैं शुरुआत किया है गवर्नमेंट ने, जिसमें क्या वो करेगी? जिसमें 35% तक का रिइंबर्समेंट प्रोवाइड करेगी। और जो जेपी सीमेंट है, जेपी सीमेंट ये भी कहती है कि उसने सबसे पहले वाटरवे का यूज करके जलवाहक स्कीम का फायदा उठाया है। ठीक है, तो ये थी हमारी जलवाहक स्कीम। इसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड एक एडिटोरियल आया था। ये एडिटोरियल ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड था, और एक एडिटोरियल आया था टोबैको से रिलेटेड। पूरे वीक में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही 2 एडिटोरियल आए थे। इसके अलावा एक एडिटोरियल इंडिया चाइना रिलेशनशिप पे थी, उसको डिस्कस कर देंगे। 3-4 एडिटोरियल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं, जिसमें मेन से क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है,
उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये एडिटोरियल का टॉपिक था जो काफी ज्यादा न्यूज में था, तो इस पर बात करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पे बात करते हैं। एक्चुअली ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, पहले इसको समझिए। देखिए, एक आपको सुनने को मिलता है ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है, और एक आपको सुनने को मिलता है ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? मान लीजिए आपने क्या किया कि फॉसिल का यूज किया, ठीक है, फॉसिल्स का यूज करके आपने क्या किया, जो आपका इलेक्ट्रोलाइजर होता है, इलेक्ट्रोलाइजर में जल को डाला और पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लिया और फिर हाइड्रोजन गैस को यहां पर प्राप्त किया है, जिसका उपयोग विभिन्न चीजों में आप कर सकते हैं। तो इससे जो आपने हाइड्रोजन प्राप्त किया है इलेक्ट्रोलाइजर से, उसको हम किस में डालेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन में। लेकिन यहीं पर अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेस का यूज करते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी, इन एनर्जीज का यूज करके, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसका यूज करके हम इलेक्ट्रोलाइजर को चलाते हैं और यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करते हैं और फिर इस हाइड्रोजन को सेफ्टी टैंक में स्टोर करते हैं और फिर इसका प्रयोग करते हैं किसमें? अलग अलग चीजों में प्रयोग करते हैं। किसका? ग्रीन हाइड्रोजन का। तो इस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके जब हम इलेक्ट्रोलाइजर को चलाते हैं और उससे हाइड्रोजन को क्या करते हैं? अलग करते हैं, तो जो हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन भारत की बहुत महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, जिसमें भारत का इरादा है कि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पाद, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना। कुल मिलाकर के भारत ये चाहता है कि ये वर्ल्ड में ग्रीन हाइड्रोजन कैपिटल बनना चाहता है, ठीक है। लेकिन इसमें साथ ही साथ कुछ समस्याएं भी हैं। सर समस्याएं क्या हैं? तो ग्रीन हाइड्रोजन कैपिटल तो बनना चाहता है, लेकिन क्या मार्केट में वर्तमान समय में इस ग्रीन हाइड्रोजन कैपिटल की इतनी डिमांड है? उसके अलावा क्या ये इतना कॉस्ट वाइज इंडिया बेयर करने के लिए तैयार है? क्योंकि पहली बात तो आपको सोलर पैनल और रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने के लिए ही काफी ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोलाइजर में कॉस्ट लगानी पड़ेगी, फिर आपको सेफ्टी टैंक में कॉस्ट लगानी पड़ेगी। तो ओवरऑल ये कहा जाता है कि इसमें 50% का डिफरेंस आता है। मतलब ग्रे हाइड्रोजन को उत्पादित करने के लिए मान लीजिए अगर 100 रुपए लग रहा है, तो इसको उत्पादन करने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए लगभग 200 रुपए लग जाता है। ये 100% के आसपास है, मतलब दुगना पैसा लग जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादित करने में। लेकिन उसके बाद भी अगर हम यहाँ पर मार्केट बिल्डअप कर ले जाती है इंडिया और इसकी डिमांड को बिल्ड कर ले जाती है, अच्छा ये डिमांड बिल्ड कैसे होगी? तो विश्व में, वैश्विक में भी हम क्या करते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करके इसको विश्व में बेच सकते हैं, है ना, बेच सकते हैं। इसीलिए हम क्या करें कि बार बार कार्बन सिंक की बात करें कि सारी कंट्रीज अपनी कार्बन सिंक करें। अच्छा सर कार्बन सिंक होगा कैसे? तो ऐसा करिए, आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करिए, और या फिर एक काम आप और कर सकते हैं कि हमसे ग्रीन हाइड्रोजन ले लीजिए, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते रहेंगे। कैसे? ग्रीन हाइड्रोजन के द्वारा। जिससे क्या होगा कि हम अपनी डिमांड जनरेट करेंगे और ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादित करेंगे और इसको बेच करके हम काफी पैसा कमा लेंगे, जिससे क्या होगी? प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जो पवन, सौर और जल विद्युत जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से क्या करती है? हाइड्रोजन को उत्पादित करती है। ये कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्थाओं में संक्रमण के एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की क्षमता है और ये जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद कर सकती है। उत्पादित हाइड्रोजन को संग्रहित किया जाता है और उसका प्रयोग परिवहन, ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब हम फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी का ही यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन को उत्पादित करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। अब हम ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादित क्यों करना चाह रहे हैं? तो पहले तो हम ये चाहते हैं कि ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन क्या हो? कम हो। उन क्षेत्रों में जहां पर डीकार्बोनाइजेशन हमें करना है, जैसे स्टील, ठीक है, इस्पात, है ना, स्टील जैसी कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें कार्बोनाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, अर्थात
फ्यूल्स का यूज बहुत ज्यादा होता है और उन फ्यूल का यूज होने से वहां पर डीकार्बोनाइजेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसी जगहों पर जैसे रेलवे में वर्तमान में इंडिया ने क्या किया है कि अपने जितने डीजल इंजन है, यद्यपि वो अभी 15 साल और चल सकते थे, लेकिन उनको बंद कर दिया है। ठीक है, क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि रेलवे अब इंडिया चाहती है कि वो रेलवे में उसकी ज्यादा से ज्यादा निर्भरता किस पे हो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी पे हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पर का अगर हम यूज करेंगे तो वो जो होगा हमारे लिए बेहतर होगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी हम उत्पादन किससे करेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे, जिससे हमारा कार्बन उत्सर्जन कम होगा और क्लाइमेट चेंज में हम अपना योगदान दे सकेंगे। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कार्बन सिंक का काम कर रही है इंडिया गवर्नमेंट, और वो इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा इंजनों को चलाने का प्रयास कर रही है, और या फिर उन इंजनों को चलाने के लिए परिवहन के लिए ईंधन के रूप में इस ग्रीन हाइड्रोजन का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे चलती है इसको हम लोग देख चुके हैं, है ना, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है इसको हमने समझा। इसके अलावा हमने देखा कि ग्रीन हाइड्रोजन में इंडिया के पास क्या चुनौती है। पहली तो है डिमांड जनरेट करना, उसके बाद इसकी कॉस्ट बहुत जाता है। अब कॉस्ट को कम करने के लिए इंडिया क्या कर सकती है? कई सारे प्रोग्राम ला सकती है, इंसेंटिव प्रोग्राम ले सकती है कि ऐसा करिए, आपको हम इतनी सब्सिडी देते हैं। या फिर इंडिया के लिए एक्चुअली में सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो हम इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो कम किया जाए। अगर उसकी कॉस्टिंग कम होगी तो उस रिन्यूएबल एनर्जी को, जैसे प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा हर घर योजना है कि नहीं, है ना, प्रधानमंत्री सूर्य घर हर घर योजना है, जिसमें साल भर में 300 मेगावाट के आसपास एनर्जी उत्पादित करने की बात की गई है ना। तो हो क्या रहा है, ये सारे इंसेंटिव प्रोग्राम इसीलिए गवर्नमेंट ला रही है क्योंकि आपके एनर्जी प्रोग्राम में जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज आप लेकर के आए हैं उनकी कॉस्टिंग बहुत हाई है। अच्छा, हाई होने का रीजन भी है क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, कई सारी ऐसी चीजें यूज होती हैं जो भारत में नहीं उत्पादित होती हैं, और उनमें एक अधिकार किसका है? चाइना का। ठीक है, जैसे बैटरीज में हमको लिथियम मिल रहा है, लेकिन लिथियम वगैरह का जो सबसे ज्यादा भंडार अपने पास रखे हुए है वो चाइना रखे हुए है। तो ये सारी चीजें हमको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, इंपोर्ट करने के कारण उसकी कॉस्ट हाई हो जाती है। तो इनकी कॉस्ट को हमें सबसे पहले जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं इनकी कॉस्ट को कम करने का प्रयास करना चाहिए। जब इनकी कॉस्ट कम होगी तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में ऑलरेडी हम क्या होगी कि जो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित होगी उसकी कॉस्ट हमें कम देखने को मिलेगी। तो यहां पर इंडिया का सबसे पहले इंडिया गवर्नमेंट का प्रयास होना चाहिए कि कॉस्टिंग हमें किसकी कम करनी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी में जो यूज हो रही है उनकी कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो कंपनीज मान लीजिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्सर्जन कर रही हैं और अगर मान लीजिए कि उसकी डिमांड ही नहीं है ना, तो आगे चल के वो क्यों उत्पादन करेंगी? वो तो भट्टे में बैठ जाएंगी। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इनको इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए कि ऐसा करिए, आप इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित करिए और जितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन होगी अगर कोई नहीं लेगा तो वो सारी ऊर्जा को हम ले लेंगे, और हम उस ऊर्जा का यूज किसमें करेंगे? तो हम उस ऊर्जा का यूज करेंगे स्टील और अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें एनर्जी के रूप में यूज करेंगे, या फिर जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है जैसे रेलवे आदि में उसका हम यूज कर लेंगे। और फिर भी अगर बच जाएगी तो हम क्या करेंगे कि उसको वैश्विक व्यापार में उतार देंगे और वैश्विक व्यापार में दूसरी कंट्रीज को बेच करके हम प्रॉफिट कमाएंगे। जैसे कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में एमएसपी जैसी चीजें होती हैं कि जो भी चीज उत्पादित होती है उसका कॉस्ट एक लिमिट से ज्यादा ना गिरे, इसके लिए मिनिमम सपोर्टिव प्राइस गवर्नमेंट प्रदान करती है। तो जो भी कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस या जो भी इंडस्ट्रीज इनको उत्पादित कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन को, उनको भी इसी तरीके का कोई ना कोई सपोर्टिव प्राइस या इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन का जो हमारा कैपिटल बनने का मकसद है वो पूरा हो सके। उसको पूरा होने के लिए गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा और कह सकते हैं कि डीकार्बोनाइजेशन में सभी कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना पड़ेगा, और कह सकते हैं कि इसकी डिमांड को भी जनरेट कराना पड़ेगा। देखिए, एक समय था जब इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट था डिमांड एंड सप्लाई। इसमें कहा गया था कि सबसे पहले डिमांड जनरेट होती है फिर चीजों की सप्लाई होती है, लेकिन आज के समय में कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। आप चीजों की सप्लाई शुरू करिए, डिमांड अपने आप जनरेट होती है। मार्केटिंग यही तो है, सप्लाई आप करिए फिर डिमांड जनरेट करने का काम तो मार्केटिंग का है। ओडोनिल क्या है? हम अपने बाथरूम में ओडोनिल देखते हैं कि नहीं देखते? ये क्या है? क्या डिमांड थी ओडोनिल की? कोई पहले सप्लाई आई फिर उसकी डिमांड बनी, है ना। तो इस तरीके से इकोनॉमी में भी चीजें बदलती जाती हैं। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन पे हमने पूरा एडिटोरियल समझा था कि मोटा मोटा इसमें क्या क्या चीजें थी। इसके बाद एक एडिटोरियल आया था टोबैको को लेकर के, इससे बात कर लेते हैं। ठीक है, टोबैको को लेकर के आया था और शुगर
बेवरेजेस को लेकर के आया था, अर्थात जो मीठे पदार्थ हम लोग सेवन करते हैं उनको लेकर के एडिटोरियल आया था। और इसमें यह था कि इन दोनों चीजों पे हायर जीएसटी रेट लगाना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक्चुअली 35% जीएसटी रेट बताया था, जिसको राइटर कहते हैं कि इसको 40% तक लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, अब इसमें इनका तर्क देखिएगा। पहली बात तो ये कहते हैं टोबैको और शुगर जैसी चीजों के कंजम्पशन में अगर सबसे ज्यादा किसी को इफेक्ट पड़ता है तो वो कंट्री को ही पड़ता है। क्यों, क्योंकि शुगर से ज्यादा सेवन करने से और टोबैको के ज्यादा से ज्यादा सेवन करने से जो यहाँ के सिटीजन हैं उन सिटीजन्स की हेल्थ खराब होगी हेल्थ। अब जब हेल्थ खराब होगी तो फिर आप इसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और ये डॉक्टर के पास जाने का मतलब है कि आपके देश में हेल्थ सेक्टर पे बर्डन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब किसी कंट्री में हेल्थ सेक्टर के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, इसका मतलब है आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा है, डाउन हो रहा है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स अगर डाउन हो रहा है तो इसका इफेक्ट आपके आगे चल के रेवेन्यू में बिल्कुल देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपके हेल्थ सेक्टर में बर्डन पड़ रहा है तो इस हेल्थ सेक्टर पर आप क्या करेंगे, अपने रेवेन्यू को खर्च करेंगे। क्यों, क्योंकि इन सब चीजों के यूज करने से आपके हेल्थ सेक्टर पर इफेक्ट पड़ेगा। हेल्थ सेक्टर पे इफेक्ट पड़ने से क्या होगा, हेल्थ सेक्टर को आप मजबूत करने का प्रयास करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, रेवेन्यू करेंगे। और एक तरफ आप अपना रेवेन्यू हेल्थ सेक्टर में इधर खर्च कर रहे हैं, इधर व्यक्ति अपनी हेल्थ खराब करके आपके ही देश के ह्यूमन रिसोर्स को बर्बाद कर रहा है और उसमें भी आपका रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो आपका रेवेन्यू दो तरीके से लॉस हो रहा है। एक तो आपके हेल्थ सेक्टर पे बर्डन पड़ रहा है तो आपने रेवेन्यू प्रदान किया, और सेकंड चीज क्या हुआ कि एक तरफ आपका रेवेन्यू ह्यूमन रिसोर्स आपका बर्बाद हो रहा है, उसमें भी रेवेन्यू जा रहा है। तो इस रेवेन्यू की भरपाई करने के लिए आप एक काम करिए कि जीएसटी बढ़ा दीजिए टोबैको और शुगर के पे। कितनी बढ़ा दीजिए कि 35% अभी जो गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, जो पहले 28% थी, इसको बढ़ा करके आप 35 नहीं, आप इसको 40% करिए। देखिए एक्चुअली गवर्नमेंट ने क्या किया है, जीएसटी में स्लैब बना रखे हैं और इसमें मैक्सिमम जो जीएसटी है वो 28% तक है। ठीक है, अर्थात 28% से ऊपर की जीएसटी नहीं हो सकती। फिर गवर्नमेंट ने ये 35% जीएसटी कैसे कर दी, तो एक्चुअली एक होता है नेशनल कैलेमिटी कंटेनमेंट ड्यूटी, एक ड्यूटी लगती है। ठीक है, नेशनल एनसीसीडी, नेशनल कंटेनमेंट, ठीक है, और नेशनल कैलेमिटी कंटेनमेंट ड्यूटी, ये किस पर लगती है, ये ऐसे ही जो हार्मफुल प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट अलग से ड्यूटी इंपोज करती है। और वही ड्यूटी बढ़ा करके गवर्नमेंट ने 35% कर दी है, जिसको राइटर कहते हैं कि 40% कर देना चाहिए। अच्छा, ये 35% करने से होगा क्या, तो भाई साहब ये 35% करने से पहली बात तो है कि आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी, है ना। और हो सकता है कि जब आपने इसको इतना ज्यादा महंगा कर दिया है तो लोगों में इनका कंजम्पशन भी कम होगा। ठीक है, पहली चीज क्या होगी, पहली चीज तो जीएसटी बढ़ने से आपको रेवेन्यू मिलेगी। सेकंड चीज क्या होगी कि कंजम्पशन कम होगा, तो इधर ह्यूमन रिसोर्स भी सेव होगा और जो आपको रेवेन्यू प्राप्त होगी उसको आप इसमें लगा सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में लगा सकते हैं। इस तरीके से आप क्या करिए कि जो आपने जीएसटी को, जो एनसीसीडी जो ड्यूटी है उसको जो आपने 35% किया है, इसको बढ़ा करके आप 40% करिए। अब होता क्या है, ड्यूटी बढ़ने से क्या होता है, मान लीजिए एक सिगरेट में डिब्बी में 10 से 15 आती है, तो ये इंडस्ट्री वाले बहुत मजबूत होते हैं, मतलब बहुत होशियार होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अब की बार जो निकालेंगे उसमें 2 सिगरेट कम कर देंगे 8। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसकी कॉस्ट अप्रोक्स सेम ही रहेगी, है ना। तो इन्होंने राइटर्स ने क्या कहा है, अब आप ऐसा काम करिए, इसके अलावा पर्टिकुलर सिगरेट पर भी अलग ड्यूटी लगाइए। अर्थात अब जो आप ड्यूटी लगाएंगे वो पूरी डिब्बी पे नहीं लगाएंगे, अब आप एक एक सिगरेट पर इंपोज करेंगे कि एक सिगरेट की जो कीमत होगी या एक टोबैको प्रोडक्ट की जो कीमत होगी उसके ऊपर आप जीएसटी इंपोज करिए, जिससे इस प्रकार की होशियारी से भी ये लोग बच नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि आप हेल्थ सेक्टर में जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो ऐसे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर हाई टैक्स लगा करके रेवेन्यू जनरेट करिए और उस रेवेन्यू का प्रयोग अपने हेल्थ सेक्टर में करिए। और जब आप एक सीमा से ज्यादा जीएसटी बढ़ा देंगे तो इन सिगरेट का कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये देखा हमने किसके बारे में, टोबैको प्रोडक्ट पे एक आर्टिकल निकला था उसके बारे में। अब चलते हैं आगे। अब सायेश्वर मंदिर है जिसका निर्माण चोलों ने करवाया था।
ठीक है, और इसको क्या क्या है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में अब थसाइश्वर मंदिर को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण अर्थात यूनेस्को ने एशिया प्रशांत पुरस्कार के लिए चुना गया है। मिला नहीं है, अभी एशिया पैसिफिक अवार्ड के लिए इसको चुना गया है। ठीक है, अब ये मंदिर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु के तंजावुर जिलों में है। ठीक है, और यहाँ ये मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। और ये मंदिर लगभग 1300 वर्ष पुराना है, जिसका निर्माण विक्रम चोल और कुलोतुंगा चोल ने करवाया था। ठीक है, मंदिर में कई सारे देवताओं की मूर्ति है, लेकिन प्रमुख रूप से यह मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है, जिसका निर्माण विक्रम चोल ने करवाया था। और ये एशिया प्रशांत पुरस्कार में शामिल हुआ है किसके? यूनेस्को में। अब देख लेते हैं यूनेस्को का। तो यूनेस्को का पूरा नाम आप सब जानते होंगे। ठीक है, ये यूएन की एक विशेष प्रकार की एजेंसी है, जिसका उद्देश्य होता है शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में। चलते हैं आगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज के बारे में। वर्ल्ड बैंक ने एक विश्लेषण से पता किया है कि अगले 25 साल यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं कि क्या सबसे गरीब 26 देश प्रगति करने का अनुभव करेंगे और उन्हें मध्यम आय वाले देशों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। कुल मिलाकर के हम जानते हैं कि विश्व बैंक ने क्या किया है कि कंट्रीज को अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन सी मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं, ठीक है, लो इनकम कंट्रीज होती हैं, और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं, और हाई इनकम कंट्रीज होती हैं। तो 2000 में जो ये 63 लो इनकम कंट्रीज थी, वो 2023 में बढ़ करके कम होकर के 39 कंट्रीज हो चुकी हैं। किसमें? लो इनकम कंट्रीज में, जिसमें भारत भी इसमें आता है। किसमें? लो इनकम कंट्रीज में। और इस एडिटोरियल में कहने का मतलब कुल मिला के ये भी है कि भारत जो है इस ट्रैप में फंस रहा है। कौन सा ट्रैप में फंस रहा है? ये लो इनकम ट्रैप में फंस रहा है, मिडिल इनकम ट्रैप में फंस रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप लो होते हैं तो लो इनकम कंट्रीज से लोअर मिडिल कंट्रीज में तो आप बहुत जल्दी आ जाते हैं। क्यों जल्दी आ जाते हैं? क्योंकि पहली बात तो आपको अदर इंस्टीट्यूशन से लोन प्रोवाइड होता है, ठीक है, और आपको यहाँ पर इंसेंटिव भी मिल जाते हैं कई सारे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कह सकते हैं कि रिसोर्सेज भी यूज करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी हो जाती है। अदर कंट्रीज आकर के आपकी कंट्री में निवेश करते हैं। क्यों निवेश करते हैं? क्योंकि आपको आप में की कंट्रीज क्या है? लो इनकम है। लो इनकम होने से क्या होता है कि स्ट्रक्चरल चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता है, तो इन सब चीजों को प्रॉफिट कमाने के लिए अदर कंट्रीज भी आकर के आपकी कंट्री में निवेश करती हैं, जिससे आप कुछ बहुत जल्दी लो इनकम कंट्रीज से लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज बन जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप इस फेज में आ जाते हैं तो जो लोन आपने दिया है इसको चुकाना भी तो है। इसके अलावा और चीजें आपको टाइट करनी पड़ती है, क्योंकि आपके अपने देश के कई सारे कह सकते हैं ग्रुप तैयार हो जाते हैं, कई सारी कंपनीज एस्टैब्लिश हो जाती हैं, जिनको आपको क्या होता है? सिक्योरिटी देनी होती है। इसके लिए अब यहां से एफडीआई भी उतना आना बंद हो जाता है, और एफडीआई आना बंद हो जाता है तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये एक ट्रैप बन जाता है, क्या? मिडिल इनकम कंट्रीज का, और वो इसमें फंस के रह जाते हैं, ठीक है, जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इन सब का नाम आता है मिडिल इनकम कंट्रीज में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। एक्चुअली फ्रांसीसी फर्म ग्रीनली द्वारा हाल ही में एक अध्ययन में पता चला है कि जो हम इंटरनेट पर स्क्रॉलिंग आदि करते हैं, ये हमारे समाज के लिए और हमारे मन के लिए ही खतरनाक नहीं है, बल्कि ये जो है एनवायरनमेंट के लिए भी उतना ही खतरनाक है, ठीक है। टच ग्रास जो है ये क्या है? एक इंटरनेट स्लैंग शब्द है, ठीक है। ये क्या है? इंटरनेट स्लैंग टर्म है, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्क्रीन और सोशल मीडिया से ब्रेक लेना। कुल मिलाकर के इनका कहना है, किसका? फ्रांसीसी फर्म ग्रीनली का, कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने से, स्क्रॉलिंग करने से आपके एनवायरनमेंट पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन ही नहीं होता है। तो ऐसा करिए कि स्क्रॉलिंग बंद करिए, कमरे के बाहर निकलिए और कुछ समय पेड़ पौधों और एनवायरनमेंट के बीच में बिताइए। जिससे क्या होगा? जिससे आप अपने एनवायरनमेंट से एक कह सकते हैं कि टच महसूस करेंगे और उसके प्रति चिंतित भी होंगे। ऐसा कहा है किसने? फ्रांसीसी फर्म ग्रीनली ने। आगे चलते हैं। हाइड्रोक्सी मीथेन सल्फेट। एक्चुअली क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड पर्यावरण में मौजूद होता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड जब मीथेन के साथ मिलता है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिलता है, तो रिएक्शन करता है, और इस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने के साथ ये क्या करता है? सेकेंडरी एरोसोल बनाता है, जिससे क्या होता है? वातावरण में एसिडिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो पहले था कि ये एसिडिटी जो बढ़ती थी ये लो टेम्परेचर पर नहीं बढ़ती थी,
लेकिन अभी हाल ही में ये पता चला है कि इनकी रिएक्शन -35 डिग्री सेल्सियस पर भी हो जाती है, अर्थात सर्दियों के मौसम में भी एसिडिटी बढ़ा सकती है और फॉर्मेल्डिहाइड सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके सेकेंडरी एरोसोल बना सकती है। एरोसोल क्या होते हैं, तो देखिए दो होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी एरोसोल क्या होते हैं, तो प्राइमरी एरोसोल होते हैं जो पहले से ही एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, जैसे PM2.5 पार्टिकल हो गए, या हो गया आपका कह सकते हैं जलवाष्प, धूलकण, ये सारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, ये प्राइमरी एरोसोल है। और जो प्राइमरी एरोसोल के साथ रिएक्शन करते हैं या फिर रिएक्शन के द्वारा मुक्त अवस्था में टहल रहे हैं, किसी अन्य चीज से रिएक्शन करने के बाद वातावरण में वातावरण के लिए हानिकारक हो जाते हैं, वो किस में आते हैं, सेकेंडरी एरोसोल में आते हैं। साइंस एडवांस में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में पता चला है कि हवा में कम सल्फेट सांद्रता कम और कम तापमान के बाद भी पार्टिकुलर मैटर कणों में क्या करता है, अम्लीयता को बढ़ा देता है। ठीक है, और हाइड्रोक्सी मेथिल सल्फेट का गठन कब हुआ था, तो उसके बारे में चीजें दी गई है। ठीक है, अब पोलावरम प्रोजेक्ट, तो एक्चुअली जो बीजू जनता दल है, वो बीजू जनता दल पोलावरम प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है। क्यों विरोध कर रही है, पहली बात तो पोलावरम प्रोजेक्ट जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो गोदावरी नदी पर स्थित है, इसको समझ लीजिए। तो एक्चुअली जो उड़ीसा का मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर जो एक पीवीटीजी ग्रुप यहां पर भी आएगा, एक ट्राइबल ग्रुप है उसके, जिसका नाम है, एक मिनट, कोंडा रेड्डी, इसके स्थानांतरित होने की बात को लेकर के पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत बड़ा कह सकते हैं अपोजिशन, मतलब विरोध चल रहा है। बीजू जनता दल कर रही है कि ये ट्राइब हमारी जो होगी वो विस्थापित हो जाएगी। कौन सी ट्राइब, कोंडा रेड्डी ट्राइब और कोया ट्राइब। तो ये कहां पर है, गोदावरी रिवर के ऊपर है। ठीक है, और इसे नेशनल प्रोजेक्ट भी घोषित किया था 2014 में। ठीक है, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में केस कई बार जा चुका है इसको लेकर के, और ये आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा का सम्मिलित प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसमें जो पानी आता है वो तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आपस में बढ़ता है। यूनियन गवर्नमेंट ने इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे। अब इसका पर्पस क्या है, इरिगेशन बेनिफिट प्रोवाइड करना और हाइड्रो पावर का यूज करना। लेकिन अब समस्या क्या आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट होगा, किसका होगा, कोंडा रेड्डीज और कोया ट्राइब का। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक आ जाता है कि कोंडा रेड्डी ट्राइब्स को भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। तो जो कोंडा रेड्डी जनजाति है ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों में पाई जाती है। ये कैसी है, एक पीवीटीजी ग्रुप है, इसको पीवीटीजी ट्राइब है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर निवास करती है। इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा है कोंडा रेड्डी। अपने समुदाय के लिए ये क्या होते हैं, विशिष्ट उच्चारण के साथ तेलुगु बोलते हैं। और इनका धर्म क्या है, ये लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं जो स्थानीय परंपराओं और समुदाय स्तर के देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, अब इनकी पारिवारिक संरचना कैसी है, तो ये लगभग पितृसत्तात्मक है और पितृसत्तात्मक परिवार प्रणाली का क्या करते हैं, पालन करते हैं। कोंडा रेड्डी ने अपने घरों के लिए अद्वितीय गोलाकार वास्तुकला विकसित की है। ये देखा छतरी टाइप का, ये इनके आवास स्थल देखने को मिल जाती है। इसको लेकर के पोलावरम प्रोजेक्ट पर विवाद चल रहा है। क्यों, क्योंकि ये कह सकते हैं इनको पलायन करने की बात आ रही है। इसीलिए बीजू जनता दल ने उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में जो आदिवासी समुदाय हैं जिन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उसको उजागर किया है, पोलावरम परियोजना के प्रति अपना विरोध को और तेज किया है। ठीक है, अगली खबर, शक्ति स्कीम। अब ये शक्ति स्कीम नाम सुनते ही आपके दिमाग में बिल्कुल आएगा कि ये कहीं ना कहीं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्कीम होगी, लेकिन इसलिए बोल रहा हूं कि ये गलती बिल्कुल भी पेपर में ना हो। ये शक्ति स्कीम किसने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। ठीक है, हाल ही में सरकार ने बिजली क्षेत्र के कोयलों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए शक्ति स्कीम को लॉन्च किया है, जिससे भारत में पारदर्शी रूप से कोयले का दोहन और आवंटन आदि चीजें होंगी। कोयला मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है और इसका उद्देश्य क्या है, कोयले पर आधारित जो बिजली उत्पादन कंपनियां हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके और कोयला आवंटन को कर सके। भाई एक तरफ मैं तो कहता हूं कि चीजों को धीरे धीरे कम करना चाहिए ऐसी स्कीम को, क्योंकि आपको इसका पैसा उल्टा इंसेंटिव ऐसी जगह पर ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी में लगाना चाहिए, जिससे सस्ती से सस्ती बिजली हम इनसे प्राप्त कर सकें और इस पर निर्भरता कम हो और डीकार्बोनाइजेशन की तरफ हम बढ़ सकें। तो इसका उद्देश्य क्या है, थर्मल पावर प्लांटों के लिए किफायती और पर्याप्त कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करना, कोयले लिंकेज आवंटन में पारदर्शिता में सुधार करना। जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उतना ज्यादा लीकेज क्या होगा, कम होगा। लीकेज का मतलब है कि बीच बीच में चीजें गायब होना, वो हो जाएगा कम होना। ठीक है, अभी सभी बिजली उत्पादन कंपनियों नीति में उल्लेखित नियमों और शर्तों के अधीन शक्ति नीति के तहत कोयला लिंकेज के लिए पात्र हैं, वो इस स्कीम के तहत आवेदन करेंगे और इस स्कीम का लाभ उठाएंगे। अब यहाँ पर आर्कटिक टुंड्रा फ्रॉम कार्बन सिंक टू सोर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है।
इसमें यह कहा गया है कि जो आर्कटिक है वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन सिंक इस समय है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण से क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण से एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है। भाई आज के समय में इतनी गर्मी में भी मैं सिर्फ एक टी शर्ट पहन करके क्लास ले रहा हूं, यही दिखा रहा है कि क्लाइमेट चेंज है, वरना आज से 5 से 6 साल पहले इतनी कड़ाके की ठंडी इस समय होती थी, मजा आ जाती थी, ठीक है। लेकिन आप पंखा चला करके, या पंखा आप ना चलाइए, कंबल में सो जाइए, आप सो सकते हैं। दिल्ली में एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है रात में, लेकिन फिर भी अभी वैसी कड़ाके की ठंडक देखने को नहीं मिल रही है जैसी आज से 6-7 साल पहले मिलती थी। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आर्कटिक क्षेत्र में, जो आर्कटिक आपका साइबेरिया वाला क्षेत्र है, रशिया के ऊपर का कुछ एरिया है वो आर्कटिक में आता है। रशिया और कनाडा में भी सबसे ऊपर वाले जो एरिया आते हैं वो सब आर्कटिक में आते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि इनके भी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब इनका भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो यहां पर कार्बन की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि काफी ज्यादा मात्रा को सिंक किए हुए बैठे हुए हैं कौन, आर्कटिक के क्षेत्र। आर्कटिक टुंड्रा एक जमे हुए वृक्ष बायोम है जिनमें हजारों वर्षों से कार्बन संग्रहित है। अब हीट ट्रैपिंग और ग्रीन हाउस उत्सर्जन से क्या हुआ है, आर्कटिक में रिपोर्ट ने यह निकाला है कि ये जो बायोम है जो उत्तरी ध्रुव को घेरता है, ये धीरे धीरे गर्म होकर के पिघल रहा है, ठीक है। एक सामान्य पारिस्थितिक तंत्र में पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। जब ये पौधे और जानवर मर जाते हैं तो बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में वापस करते हैं। अब होता क्या है, पौधे और जानवरों के कार्बनिक अवशेष जो होते हैं वो परमाफ्रॉस्ट में फंस जाते हैं, जो किसी भी ऐसी जमीन को संदर्भित करता है जो कम से कम 2 लगातार वर्षों तक जमित रहती है। अब बर्फीले तापमान के कारण कार्बनिक पदार्थों में संग्रहित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस छोड़ी नहीं जाती है, और जब ये छूट जाएगी तो ये जो बर्फ पिघलेगी तो इनके अंदर जो जमी हुई क्या चीज है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बनिक पदार्थ हैं जिनको ये संग्रहित किए हुए हैं, ये वापस वायुमंडल में चले जाएंगे। और इन्होंने कितना कार्बन डाइऑक्साइड भंडार किए रखा है, तो आर्कटिक मिट्टी में कहा जाता है 1.6 ट्रिलियन मीट्रिक टन कार्बन संग्रहित है, जो वायुमंडल में मौजूद इस समय जितनी कार्बन की मात्रा है इससे 2 गुना है। अब आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होने जा रही है एटमॉस्फेयर की। अगर ऐसा हो जाता है तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड या जितना कार्बन तत्व मौजूद है उसका 2 गुना एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। दुनिया खत्म की ओर है और क्या। इंडिया ने अपना पहला डायबिटीज बायो बैंक खोल दिया है, ठीक है। भारत कहां पर खोला है, चेन्नई में। भारत के चेन्नई में अपना पहला डायबिटीज बैंक खोला है। ये सब क्यों खोले जाते हैं, ये इसलिए खोले जाते हैं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा इन पर रिसर्च कर सकें, ठीक है, और इन पर नई नई कह सकते हैं काम करके, नई नई खोज करके इनसे अलग अलग तरीके से किस प्रकार से इन पर दवाएं आदि बनाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि बैंक खोली जाती है, ठीक है। डायबिटीज बायो बैंक खोली गई है, कहां पर, चेन्नई में खोली गई है, जो भारतीय अर्थात आईसीएमआर और एमडीआरएफ के बीच में आपस में सहयोग के द्वारा शुरू की है। तो किसने शुरू की है, आईसीएमआर और एमडीआरएफ ने, ठीक है। बायो बैंक एक ऐसी सुविधा है जो चिकित्सीय अनुसंधान में उपयोग के लिए आमतौर पर मनुष्यों से जैविक नमूने अर्थात ब्लड आदि लेकर के उनके जीनोमिटिक्स और जो उनकी चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बायो बैंक के में विशेषता क्या होती है, क्यों बायो बैंक एस्टैब्लिश किया जाता है, तो रोग बायोमार्कों की पहचान करने में मदद करे, जैसे कि विशिष्ट बीमारी से जुड़े एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, व्यक्तिगत उपसंचार विकसित करने और रोग तंत्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है, किसको दिया है, गिल जी को दिया गया है, ठीक है। हिंदी कवित्री गगन गिल, ये देखिए गगन गिल जी हैं, हिंदी कवित्री गगन गिल को उनकी पुस्तक की कविता मैं जब तक आई बहार के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अंग्रेजी में किसको लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ईस्टरिन कीर को प्रदान किया गया, उनके जो उपन्यास है स्पिरिट नाइट्स के लिए प्रोवाइड किया गया है। 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं के 21 लेखकों और कवियों को सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों के लिए 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2022 के बीच प्रकाशित होना चाहिए इन किताबों को, और उसके लिए गगन गिल और ईस्टर्न कीर को कई लोगों को मिला है, लेकिन जो याद रखने लायक है, पेपर में आने लायक है, वो गगन गिल जी हैं, जिनकी किताब का नाम क्या है, मैं जब तक आई बहार के लिए इन्हें मिला है, और ईस्टर्न कीर को मिला है उनके उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। इंडिया टॉप रेसिपिएंट है रेमिटेंस इन 2024, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि रेमिटेंस क्या होती है, तो बेटा, बालक, दोस्त, मित्र, ये वो चीजें होती हैं जो
भारत के बाहर जो हमारे भारतीय भाई बहन रह रहे हैं वो अपने घरों को सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए जो भी पैसा वहां से भेजते हैं उसकी गणना किस में होती है, रेमिटेंस में होती है। और इंडिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त होती है, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा है। कितनी प्राप्त होती है? लगभग 129 बिलियन डॉलर। तो भैया जब हमारे यहाँ इतने होशियार लोग हैं, कह सकते हैं कि ब्रेन आप कर रहे हैं, तो पैसा तो आएगा ही, ठीक है। तो इंडिया जो है वो टॉप रेसिपिएंट है किस चीज का, रेमिटेंस को प्राप्त करने का। और इंडिया के बाद किसका नाम आता है? मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस और पाकिस्तान का आता है। ये ग्रोथ रेट 2024 में बढ़ी है 5.8%, जो 2023 में 1.2% थी, उससे बढ़कर के कितनी हो गई है? 5.8% हो गई है, ठीक है। विश्व बैंक ने टॉप पोस्ट के अनुसार कहा है कि भारत 2024 में अनुमानित 129 बिलियन डॉलर के प्रवाह के साथ प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है? 5.8% जो अनुमानित की गई थी 2023 में 1.2% थी, उसमें क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। अब बढ़ोतरी हुई क्यों है? क्योंकि धीरे धीरे कोरोना के बाद से सभी देशों की कंट्री रिवाइव कर रही है। जब कंट्री रिवाइव करेगी तो वहां पर एक चीज होगी, क्या होगी? जॉब जनरेट होंगी। जॉब जनरेट होंगी तो अच्छे से अच्छे बुद्धि वाले, अच्छे से अच्छे योग्य व्यक्तियों को रखने की कोशिश की जाएगी, और वो योग्य व्यक्ति भारत के ही है, तो उसमें भारत की क्या कमी है ना? तो वो पैसे तो आएंगे, ठीक है। इसके बाद किसान कवच स्कीम। किसान कवच स्कीम नहीं है, एक्चुअली किसान कवच में है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है इसने क्या किया है, एक ऐसी ड्रेस बनाई है जिस ड्रेस को यूज करेंगे हमारे किसान भाई बहन, और इस ड्रेस को यूज करके वो पेस्टिसाइड जो डालते हैं खेतों में, वो डालने से पहले इस ड्रेस को बियर करेंगे और फिर पेस्टिसाइड डालेंगे, जिससे उनके शरीर पर और कह सकते हैं उनकी स्किन पर कोई भी निगेटिव असर नहीं पड़े। इसके लिए इस ड्रेस को तैयार किया गया है किसान कवच स्कीम में, जिसमें एक लोअर होगी, ऊपर पहनने के लिए एक चीज होगी और मास्क जैसी चीज होगी, जिसको किसने बनाया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसको बनाया है, ठीक है। इसकी जो कीमत होगी वो 4,000 रुपए पर किट होगी, और इसको आप निकाल करके धुल सकते हैं, और लगभग 150 बार इसको धुली जा सकती है। और इसका यूज हमारे किसान भाई बहन करेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, जिस पेस्टिसाइड को खाने में जाने के बाद भी हमारे शरीर को इफेक्ट करती है, तो उस पेस्टिसाइड को जब ये लोग खेतों में डालते हैं तो लंग्स के द्वारा, सांस के द्वारा, इसके अलावा स्किन में भी पड़ती है, तो अलग अलग रिएक्शन देखने को मिलते हैं। इसके लिए इस ड्रेस को बनाया गया है, और इस ड्रेस का नाम क्या बताया गया है? किसान कवच, ठीक है। गंगा रिवर डॉल्फिन, ठीक है, गंगेस रिवर डॉल्फिन। ये डॉल्फिन गंगा रिवर में पाई जाती है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय कह सकते हैं जलीय जीव भी है, और असम का स्टेट जलीय जीव भी गंगा डॉल्फिन है। हाल ही में इसको देखा गया है ब्रह्मपुत्र रिवर में, असम के अंदर, और ये दिखाती है, क्योंकि ये जो रिवर है ये केवल स्वच्छ वाटर में पाई जाती है, स्वच्छ जल में पाई जाती है, जो कहीं ना कहीं असम के अंदर गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी की स्वच्छता को प्रदर्शित करता है। और इसको देखा गया है कहां पर? असम में। तो हाल ही में असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया, जो वन्य जीव संरक्षण में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत इस पहल को भारतीय वन जीवन संस्थान ने असम वन विभाग और आरण्य के सहयोग से राष्ट्रीय कैंपा प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित किया था। यह भारत और विश्व स्तर पर प्रजातियों के लिए पहली टैगिंग है, जो 2021 में शुरू किए गए जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रोजेक्ट डॉल्फिन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पढ़ लेते हैं गंगा डॉल्फिन के बारे में। गंगा डॉल्फिन 2009 से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पशु है। इसे असम का राज्य जलीय पशु भी घोषित किया गया है। इसे आमतौर पर सूसू के नाम से जाना जाता है। सूसू के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि बहुत समय तक ये समुद्र के अंदर रह करके सांस नहीं ले पाती, जब बाहर निकलती है तो सू सू करके इसकी आवाज निकलती है, इसको सूसू भी कहा जाता है। सूसू के नाम से जानी जाती है क्योंकि ये सांस लेने के सतह पर आती है और ध्वनि निकालती है। गंगा नदी डॉल्फिन को एक शिव शिकारी के रूप में अपनी भूमिका के लिए गंगा के बाघ के रूप में भी जाना जाता है, और क्योंकि यह एक पारिस्थितिकी तंत्र संकेतक प्रजाति है। क्यों प्रजाति है पारिस्थितिकी संकेतक तंत्र? क्योंकि ये स्वच्छ जल में ही अर्थात साफ पानी में ही पाई जाती है, इसीलिए इसको पारिस्थितिकी तंत्र संकेतक प्रजाति भी कहा जाता है। और इसका निवास स्थान क्या है? केवल मीठे पानी के वातावरण में ही जीवित रह सकती है। स्तनपायी होने के कारण यह पानी के नीचे सांस नहीं ले सकता, और एक बार में केवल 5 से 30 सेकंड के लिए ही सतह पर आती है। तो ये देखा हमने 1 घंटे के आसपास, 1 घंटा 16 मिनट के आसपास, 15 मिनट के आसपास मान लीजिए, सारी नेशनल न्यूज हमने कवर की। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे, अंतरराष्ट्रीय संबंध की ओर बढ़ते हैं। तो मोल्डोवा ने साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को,
ठीक है। मोल्दोवा ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आईएसए अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में COP 21 के दौरान की गई थी फ्रांस के साथ में, पेरिस में। भारत और फ्रांस के बीच एक सहयोगी पहल थी। अब इसके बाद आईएसए में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 104 सदस्य देश हैं और 16 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। और लास्ट में जो जुड़े थे वो कौन जुड़ा था, आर्मेनिया जुड़ा था। अब आईएसए के मुख्यालय कहां पर है, वो गुरुग्राम भारत में है। आईएसए का जो मिशन है वो टुवर्ड्स 1000 है, रणनीति द्वारा निर्देशित है, जो 3 प्रमुख लक्ष्यों पर केंद्रित है। कौन कौन से 3 लक्ष्य हैं इसका, कि 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश करना, में 1000 बिलियन अमेरिकन डॉलर जुटाना, ठीक है, पहला लक्ष्य। दूसरा, आईएसए असेंबली सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्थान है जो नीतियों को आकार देने के लिए आईएसए फ्रेमवर्क समझौते के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये देखा हमने आईएसए के बारे में। कुल मिला के इसमें यही याद रखिएगा कि मोल्दोवा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को साइन किया है, ठीक है, और भारत ने आईएसए की योजना COP 21 में शुरू की थी। इसमें वर्तमान में 104 सदस्य देश हैं और फ्रांस के साथ मिलकर के इसको प्रारंभ किया था। और इसमें क्या किया है कि इसके 3 प्रमुख लक्ष्य हैं, ठीक है। अब हुआ यह है कि भारत और चाइना के बीच में संबंध सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो 2019 से हमारी एसआर मीटिंग, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक रणनीति वाली जो मीटिंग होती है, ये बंद थी जो 2019 से, वो वापस से प्रारंभ हुई है। और वो प्रारंभ हुई है उसके लिए हमारे अजीज डोभाल जी जाते हैं, ठीक है, और वांग यी यहाँ के फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं और मीटिंग में कुछ प्रमुख चीजों पर बात की जाती है, ठीक है। एसआर पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता आयोजित करने का निर्णय इस बात का संकेत है, ठीक है, कि नई दिल्ली बीजिंग के साथ वार्ता के लिए अन्य तंत्रों पर आगे बढ़ने के लिए भारत तैयार है। देखिए, चाइना के साथ इंडिया को संबंध मजबूत करे, लेकिन हर कदम को फूक फूक करके बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हो ये रहा है कि हमको पता है, और ये जो मीटिंग हुई है ये कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि जो अगले साल एससीओ की बैठक होने जा रही है, कहां पर हो रही है, चाइना में होगी, तो उसमें भी मोदी जी जा सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं चाइना और इंडिया के संबंध सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये संबंध सुधरते हुए दिखाई भले दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सचेत जरूर रहना चाहिए। तो जो हमारे यहाँ जो नॉर्थ में, ठीक है, जो अक्साई चीन वाला एरिया है, वहां पर लेकर के जो मुख्य जो हमारा विवाद हुआ था, वो विवाद जो हुआ था किस चीज को लेकर के हुआ था, तो मुख्य जो विवाद हुआ था वो देवचौक और देवसंग को लेकर के हुआ था, ठीक है। तो उसको लेकर के जो विवाद हुआ था, जिसमें वेस्टर्न सेक्टर और सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, ये सारे सेक्टर, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, यहां पर अक्साई चीन वाला ये उत्तराखंड के पास, और यहां पर अरुणाचल प्रदेश को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है इंडिया और चाइना के बीच में। तो इसके लिए भी हमेशा सचेत रहना चाहिए, ठीक है। तो फूंक फूंक करके इंडिया को कदम रखना चाहिए, लेकिन फिर भी संबंध सुधर रहे हैं। अच्छा, इन संबंधों को सुधारने का कहीं ना कहीं तरीका यह भी हो सकता है कि ट्रंप आ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रंप आ रहे हैं तो फिर वो क्या बढ़ाएंगे, सीधी सी बात है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देंगे। जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाएगी तो कोई ना कोई अदर मार्केट तो चाइना को चाहिए होगी, और अगर इंडिया ने भी हाथ खींच लिए तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ जाएगा, चाइना की इकोनॉमी पर पड़ जाएगा। तो संभवतः इसीलिए ये क्या प्रयास कर रहे हैं, भारत और चीन के बीच में संबंध सुधारने की बातें चल रही है। अच्छा, इसमें हुआ क्या है, तो इसमें भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू कर दिया है, और सिक्किम में सीमा व्यापार पुनः शुरू हो जाएगा, और सीमा पार नदियों के लिए भी डाटा एक दूसरे को साझा हो जाएगा। इन 3 इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा हुई है। चलते हैं आगे। सीमा विवाद समाधान को लेकर के बातें हुई हैं, जिसपे हम लोग बात कर चुके हैं। निष्कर्ष यही मैं कह रहा हूं कि भारत और चीन के बीच जो विशेष प्रतिनिधि वार्ता की बहाली हुई है, उसमें सकारात्मक बदलाव संकेत देती है, जो वर्षों के तनावपूर्ण संबंधों के बाद राजनीतिक संवाद की बहाली को दर्शाता है। लेकिन ये सहयोग का जो वादा हुआ है, उसमें मैं फिर से बोलूंगा कि इनको फूंक फूंक करके कदम रखना चाहिए। इसके अलावा अंतिम एडिटोरियल या अंतिम टॉपिक यही है कि नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया में फिर से भारत का दूतावास खुलेगा, ठीक है। जुलाई 2021 में कोविड आने के बाद जो दूतावास, जो एम्बेसी नॉर्थ कोरिया में बंद हो गई थी, उसको फिर से खोलने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, ये प्रयास हो क्यों रहा है, एक्चुअली बंद था तो बंद रहने दिया जाता। तो न्यूक्लियर पावर बन चुका है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया में विवाद वैसे ही चल रहा है, साउथ कोरिया में वैसे ही विवाद चल रहा है, और नॉर्थ कोरिया क्या हुआ है, नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर पावर बन चुका है। तो कल को कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया का कहीं पाकिस्तान के साथ जुड़ाव ना हो जाए, फर्स्ट चीज
क्यों? क्योंकि रशिया, ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया चारों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। इस जब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका क्वाड के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आए थे, उसी के साथ ईरान, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया भी एक प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। तो जियो पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान साथ में आ जाते हैं, तो न्यूक्लियर पावर और जिस प्रकार के हथियारों की बात इनके पास है वो कहीं पाकिस्तान तक ना पहुंच जाए, इसके लिए इंडिया को वहां के अंदर की चीजों के बारे में पता होना चाहिए। खैर अंदर की चीजें नहीं पता होती हैं, लेकिन उसके साथ एक समझौता बना करके जरूर रखना चाहिए। तो ये समझौता बनाए रखने के लिए ही वहां पर दूतावास खुला है, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन क्वाड भी है। ठीक है, तो ये देखा था हमने आज के पूरे एडिटोरियल को। तो आज हमने क्या क्या बातें की हैं उसको एक बार रिवीजन मारते हैं, फिर चैनल को यहीं पर बंद करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था युवा सहकार स्कीम। युवा सहकार स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने लोकसभा में प्रस्तुत किया था। ठीक है, युवा सहकार योजना ये क्या करेगी? ये एक दीर्घकालिक ऋण प्रदान करेगी 5% पे, जिसमें क्या होगा कि 2% की सब्सिडी भी प्रदान किया जाएगा। और अगर नॉर्थ ईस्ट में या फिर कह सकते हैं कि जो आपकी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर ये सहकारी समितियां बनती हैं, तो इनको अलग से भी और सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद हमने देखा कि थाईलैंड ने इंट्रोड्यूस किया ई वीजा इंडिया के लिए। 2010 में जो वीजा ऑफ टूरिज्म था उसको बढ़ा करके 2014 में जाकर के इंडिया ने क्या किया कि जो ऑथेंटिकेशन एम्बेसी में जाकर के मिलता है वो ऑनलाइन ही मिल जाता है। लेकिन ये केवल जो हमारी कह सकते हैं जिन कंट्रीज के साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं उन्हीं के साथ हम इस प्रकार की ई वीजा वाली जो चीजें होती हैं वो करते हैं। और हमारे थाईलैंड के साथ संबंध अच्छे हैं, इसीलिए थाईलैंड ने क्या किया है, इंडिया पासपोर्ट होल्डर के लिए ई वीजा को एग्री कर दिया है। अर्थात अब आपको एम्बेसी जाकर के ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऑनलाइन पे ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार का जो वीजा आपको प्राप्त होगा वो नॉन एक्सटेंडेबल और नॉन कन्वर्टेबल होगा। अर्थात उसमें जो टाइम पीरियड आपको दी होगी उसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं, और ना ही उस वीजा का जो मोड है उसको चेंज कर सकते हैं। अर्थात अगर आपने टूरिज्म वीजा लिया है तो उसको स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट नहीं कर सकते अगर आपने ई वीजा को अप्लाई किया है। इसके बाद हमने देखा नेशनल पंचायत अवार्ड को। इसमें हमने देखा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है 2024 में, और ये हुआ कहां पर था? विज्ञान भवन नई दिल्ली में। लॉन्च किसने किया? पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जिसमें जो भारत के 17 एसडीजी गोल है उसमें से प्रमुख 9 एसडीजी गोल पर बात की गई है। और इन 9 एसडीजी गोल को प्राप्त करने के लिए जिस पंचायत ने जितना अच्छा काम किया है उसी के रेशियो में ये अवार्ड प्रदान किया गया है। और इसमें जो कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार है वो किसको प्रदान किया गया है? उड़ीसा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। वहीं ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार किसको मिला है? महाराष्ट्र, उड़ीसा और त्रिपुरा को मिला है। और वहीं पंचायत का जो खसमादा निर्वाणा सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार है वो किसको मिला है? महाराष्ट्र, उड़ीसा और किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला है, उड़ीसा को मिला है, और इसके अलावा किसको मिला है? केरला को मिला है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। तो हमने देखा सौराष्ट्र फॉसिल पर। ये सौराष्ट्र फॉसिल आते ही गुजरात में के पेनिनसुला में मिला है, जिसमें ये चीजें निकल के आई हैं कि जो आपके जो प्राचीन समय में जो लोग थे, पाषाण काल के जो लोग थे, जो रास्ते को तय करने के लिए कोस्टल एरिया का अनुसरण करते थे, उस सिद्धांत को इसने नकार दिया है, क्योंकि कोस्टल एरिया पर निवास करने का कोई भी फॉसिल नहीं मिलता है। इसीलिए ये भी कहा जाने लगा है कि एक्चुअली माइग्रेशन कोस्ट के द्वारा हुआ हो जरूरी नहीं है, इनलैंड माइग्रेशन भी संभव था। इसके बाद ओडिशा गवर्नमेंट में जो ओडिशा की पीवीटीजी एम्पावरमेंट और लिवलीहुड प्रोग्राम चलता है उसके लिए किससे? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से लोन प्रोवाइड किया गया है 734.86 करोड़ रुपए का, जिससे हमने आपको बताया था कि एक्चुअली ट्राइब्स होती हैं, ट्राइब्स के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब होती हैं, उसके बाद पीवीटी ट्राइब होती हैं उसी के अंतर्गत। और इन पीवीटीजी ट्राइब को के ग्रो अप के लिए ओडिशा सरकार ने पीवीटीजी एम्पावरमेंट और लिवलीहुड प्रोग्राम प्रोवाइड किया था, जिसके लिए इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर ने क्या किया है? लोन प्रोवाइड किया है ओडिशा सरकार को। और ओडिशा में सबसे ज्यादा पीवीटीजी ग्रुप रहते हैं, लगभग 13, और पूरे भारत में कितने रहते हैं? 75। इसीलिए ओडिशा को क्या कहा जाता है? पीवीटीजी का
घर कहा जाता है। इसको हमने देखा। इसके बाद हमने देखा डिजर्ट नाइट, जो कि किसके किसके बीच में हुई थी, इंडिया, फ्रांस और यूए के बीच में हुई थी डिजर्ट नाइट, ठीक है। और इंडिया, फ्रांस और यूए के बीच में हुई थी। और ये कौन सी है, ये वायुसेना से संबंधित है। उस्ताद जाकिर हुसैन जी के बारे में देखा, जिनका हाल ही में निधन हुआ। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा कर्च स्ट्रेट को, जहां पर क्या हुआ है, रशिया ऑयल टैंकर दोनों में एक कह सकते हैं कि बहुत दो टैंकर बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, पूरा तेल फैल जाता है। तो ये जो कर्च स्ट्रेट कहां पर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहां पर हमने ये बात की थी कि यूक्रेन, सीरिया और रशिया में, जहां पर क्रीमिया और रशिया आपस में मिलते हैं, वहां पर कर्च स्ट्रेट देखने को मिलती है, जो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को जोड़ने का काम करती है। इसके बाद जलवाहक स्कीम देखी। जलवाहक स्कीम पर हमने बृहद चर्चा की थी, बहुत विस्तृत बात की थी कि वास्तव में हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इसको कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम शिप के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन काम करें, उसके लिए जलवाहक स्कीम को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसके हम क्या कर सकते हैं कि अब हमारे यहाँ पर जो अंतरदेशीय जल मार्ग हैं, उनकी व्यापार क्षमता को कह सकते हैं बढ़ाने का प्रयास किया गया था। फिर दो एडिटोरियल पे बात किए थे हम लोग, किस पे, ग्रीन हाइड्रोजन और टोबैको पे। इस पे बहुत बृहद चर्चा हम लोग ने की थी कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए। फिर टोबैको और शुगर बेवरेजेस पर किस प्रकार से गवर्नमेंट को टैक्स हाई करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इस पर भी हमने बात की थी। और हाई करने से क्या इफेक्ट होंगे, इस पर हमने बात की थी। इसके बाद हमने देखा था आप मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था, विक्रम चोल ने करवाया था। कहां पर है, तमिलनाडु के तंजावर में है। इसको एशिया प्रशांत पुरस्कार के लिए चुना गया है और ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। यूनेस्को ने इसको चुना है, इस पे हमने बात की थी। फिर मिडिल इनकम कंट्रीज में इंडिया किस प्रकार मिडिल इनकम ट्रैप में फंसता चला जा रहा है, उसके बारे में हमने बात की थी। फिर टच ग्रास ड्रॉम स्क्रॉलिंग क्या है, अर्थात आप स्क्रॉल करने के साथ साथ अपने गेट से बाहर निकलिए और प्रकृति से भी जुड़ाव महसूस करिए, वरना ये जो स्क्रॉलिंग है, ये आपके समाज, सोसाइटी, मस्तिष्क के साथ साथ इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत खतरनाक होगी। इसके बाद हमने देखा, अभी तक के लिए ये सोचा जो जा रहा था कि सल्फर डाइऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड जो केवल उच्च तापमान पर आपस में रिएक्ट करते हैं, ये जो एक धारणा थी बदल गई है। अब ये पता चला है कि बहुत कम तापमान पर भी ये आपस में रिएक्शन करके सेकेंडरी एरोसोल का निर्माण कर सकते हैं, जो एटमॉस्फेयर में प्रदूषण को बढ़ाती है। इसके बाद हमने देखा पोलावरम प्रोजेक्ट। पोलावरम प्रोजेक्ट में बीजू जनता दल किस प्रकार से पोलावरम प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है और क्यों कर रही है, क्योंकि एक्चुअली ओडिशा में जो कोंडा रेड्डीज और कोया ट्राइब्स है, जो वहां की पीवीटीजी ग्रुप में आती है, उसके डिस्प्लेसमेंट की वजह बन रहा है ये पोलावरम प्रोजेक्ट, जो कि 2014 में नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस था भारत सरकार का। और ये किस पर बना हुआ है, गोदावरी रिवर पर बना हुआ है, ठीक है। और किन किन देशों के बीच में है, तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और प्रभावित इससे कौन कौन से होते हैं, अर्थात इसमें जो पानी होता है उसका यूज कौन कौन करता है, तो तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ करते हैं। इसके बाद इसी के साथ हमने देखा कोंडा रेड्डीज टाइप को, ठीक है, इनके बारे में कुछ कुछ लक्षण पे बात की थी। फिर शक्ति स्कीम। शक्ति स्कीम सुनने ही हमें महिला और बाल विकास मंत्रालय की याद आती है, लेकिन वास्तव में ये महिला और बाल विकास मंत्रालय की नहीं, अपितु मिनिस्ट्री ऑफ कोल की एक स्कीम है, ठीक है। इसके बाद हमने आर्कटिक टुंड्रा में किस प्रकार से उन्होंने कार्बन को अपने अंदर सिंक कर रखा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां की बर्फ पिघलेगी, और जो कार्बन उन्होंने अपने अंदर स्टोर कर रखा है लगभग 1.6 ट्रिलियन टन, जो वर्तमान में वायुमंडल में जितना कार्बन मौजूद है उसका दुगना है, वो बाहर आ जाएगा और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और भी अधिक बढ़ जाएगी। फिर हमने देखा चेन्नई में जो इंडिया फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक की निर्माण किया गया है, और किसने निर्माण किया, आईसीएमआर और एमडीआरएफ ने, उसके बारे में देखा। और क्यों हम ये सब करते हैं इसके बारे में भी हमने जाना। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो किसको मिला है, हिंदी कवियत्री गगनगिर जी को मिला है, उनकी पुस्तक मैं जब तक आई बहार के लिए। और इसके साथ साथ अंग्रेजी की लेखिका ईस्टर्न कीर को भी मिला है उनके उपन्यास स्प्लिट नाइट्स के लिए, यही दोनों इंपॉर्टेंट है। 2024 में जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो 21 लेखकों और कवियों को सम्मानित कर चुके हैं, जो 2018 से 2022 तक पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, उनको ये प्रदान किया गया है। इसके बाद हमने देखा कि इंडिया में रेमिटेंस बढ़ रहा है। रेमिटेंस क्या होता है, जो बाहर से व्यक्ति हमारे देश में पैसा भेजते हैं वो बढ़ रहा है।
जिसका ग्रोथ रेट कुछ इस प्रकार है। 2024 में जो 5.8% इस समय है वो पहले 1.2% थी, तो एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद अपने किसान भाइयों बहनों के लिए भारत सरकार ने किसान कवच लॉन्च किया। ये एक ड्रेस है जो 3 फेजेस में होगी। मास्क होगा, ऊपर पहनने के लिए होगा और नीचे लोअर होगा, जिससे जो पेस्टिसाइड का छिड़काव करते समय उनके स्किन पे रिएक्शन और कह सकते हैं कि सांस के दौरान लंग में जाने के बाद जो रिएक्शन होता है उनसे वो बच सकते हैं। इनकी कीमत कितनी होगी, तो एक जो आपकी ड्रेस होगी उसकी कीमत 4000 रुपए होगी। और इसको जो है आप किसी भी वेदर में यूज कर सकते हैं, ठंडी गर्मी सब में यूज कर सकते हैं। और ये वॉशेबल भी होगा, इसको आप धुल भी सकते हैं, लगभग 150 बार धुल सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो असम में गंगा रिवर डॉल्फिन को पहली बार गंगा नदी में देखा गया है। असम में जो पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय के तहत एक पहल थी जिसमें इसको देखा गया है, और ये दिखाता है कि वास्तव में गंगा नदी अब धीरे धीरे साफ हो रही है। इसके बाद देखा था हमने किसके बारे में, गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में हमने बात की कि 2009 में इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया है, और ये असम राज्य का जलीय पशु पहले से है, और इसे आमतौर पर सुसु के नाम से भी जाना जाता है। इसको हमने देखा है, चूंकि ये शिकारी के रूप में भूमिका निभाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गंगा का बाघ भी कहा जाता है। और ये चूंकि केवल मीठे पानी में मिलता है, तो अर्थात जहां मिलता है वहां का पानी साफ माना जाता है, इसीलिए इसे पारिस्थितिकी तंत्र संकेतक प्रजाति के रूप में भी हम जानते हैं। फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हमने देखा कि मोल्डोवा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में साथ किया है, मतलब हस्ताक्षर किए हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, COP21 में भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में इसको प्रारंभ किया था। ISA में वर्तमान में 104 सदस्य और 16 हस्ताक्षरित देश हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा भारत और चीन के संबंधों में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी जाते हैं, वांग यी से मिलते हैं जो यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर है। और 2019 के बाद ये पहली बार भी जब G20 में हमारा जो कह सकते हैं विवाद था वो शांत होता है। अरे नहीं, G20 नहीं, ब्रिक्स के कजान डिक्लेरेशन के पहले ये घोषणा आती है कि चाइना और भारत के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो शांत हुआ है। फिर उसके बाद 2019 में जो हमारे सीमा विवाद था वो निपटा था। उसके बाद हमने ये 2019 से बंद पड़ी चीन वार्ता को शुरू किया है, जो भारत और चाइना के बीच में संबंध सुधारने का कह सकते हैं एक पहल के रूप में देखा जा रहा है। और ये भी प्रदर्शित करता है कि संभवतः जो अगले साल SCO होने जा रहा है चाइना में, उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। इसके बाद सबसे अंत में हमने देखा कि नॉर्थ कोरिया में फिर से भारतीय दूतावास खुला है। क्यों खुला है, क्योंकि कल को कहीं ना कहीं चूंकि एक न्यूक्लियर कंट्री बन चुकी है, और कह सकते हैं कि जो हमारे नहीं जो पांडा हैं नॉर्थ कोरिया के, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो कल को कहीं ये पाकिस्तान के साथ अपने अलायंस को मजबूत करके हथियार पाकिस्तान को ना दे दें, क्योंकि क्वाड में जैसे इंडिया, चाइना, अमेरिका और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने क्वाड सम्मेलन बनाया था, उसी के पैरेलल ये बना लेते हैं ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया और रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और चाइना एक अलग संगठन बना लेते हैं। तो चाइना के द्वारा कहीं पाकिस्तान तक ये सारी चीजें ना पहुंच जाएं, इसके लिए हमने उत्तर कोरिया से संबंध सुधारने की पहल का शुरुआत किया। और उसमें जो 2021 से बंद पड़ा दूतावास था उसको हमने प्रारंभ किया था। बंद क्यों हुआ था, तो कोविड आदि की वजह से इस दूतावास को हमने बंद कर दिया था, ठीक है। तो आज के इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर से करंट अफेयर्स ले आएंगे, और उसके बाद फिर महीने भर की करंट अफेयर्स भी हो सकता है 2 पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए। हिस्ट्री की क्लास रेगुलर करते रहिए और चैनल पर बने रहिए, और जिससे बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो थैंक यू वेरी मच।